की अंतिम बॉस मॉन्स्टर फ्रॉस्ट क्वीन। मैं जो उन आखिरी 5 प्लेयर्स में से था, बहुत ही मुश्किल से फ्रॉस्ट क्वीन को हरा पाया। पर जब तक आप फ्रॉस्ट क्वीन के न्यूक्लियस को पूरी तरह अवशोषित नहीं कर लेते, तब तक आपका शरीर हाइबरनेशन में रहेगा। परिणाम स्वरूप मैं काफी लंबे समय तक बर्फ में जमा रह गया। 25 सालों बाद मेरे जागने के बाद जो मेरा इंतजार कर रहा था, वो था मेरे साथियों का कठोर बर्फ में जमा हुआ पुतला। पर फिर फ्रॉस्ट स्किल पर कब्जा होने की पुष्टि, फ्रॉस्ट सील को हटाया जा सकता है। मेरे साथियों को बचाने का एकमात्र तरीका है वो एबिलिटी जो कि मुझे फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के बाद मिली। मॉन्स्टर्स जो गेट के अंदर रहते हैं, फिends जिनसे मेरी जान को खतरा है, और यहाँ तक कि नए आए हुए बॉस मॉन्स्टर्स। अपनी ताकत को हासिल करने के बाद ही मैं अपने साथियों को उस बर्फ के जाल से निकाल सकता हूँ। इसी वजह से मैंने अपने नाम इंस्पेक्टर को छोड़ दिया, जो कि अब एक लेजेंड बन चुका है, और फिर से बढ़ा उन्हीं गेट्स की तरफ एक नए प्लेयर के रूप में, जिसे अब सभी लोग जानते हैं सीओ जुनहो के नाम से। तो कैसा लगा ट्रेलर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मानवा का इंट्रो देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हें एक मिनट से भी लंबा ट्रेलर दिखा दिया, तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि मानवा कैसा है। बट अगर तुम्हें एक ऐसी मानवा की तलाश थी जिसमें MC बैडेस और ओवर पावर तो हुई, और साथ में ही वो आइस और डार्कनेस दोनों पावर को एक एक्सट्रीम लेवल पर होल्ड करता हो, तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये मानवा तुम्हारे लिए ही है। तो चलो, तुमने मेरी बहुत बकवास बातें सुन ली, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर का सामना होता है फ्रॉस्ट क्वीन से, जहां वो कहती है आखिरकार तुम अपने सभी साथियों को मरने के लिए छोड़कर आगे कैसे आ सकते हो। इंस्पेक्टर कहता है वो इतने कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से मर जाए, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। फ्रॉस्ट क्वीन हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है खत्म हो जाएगा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पर इंस्पेक्टर फ्रॉस्ट क्वीन की बातों में नहीं आता, और फिर उन दोनों के बीच में होती है एक लड़ाई जो की काफी लंबे समय तक चलती है। कभी इंस्पेक्टर फ्रॉस्ट क्वीन पर भारी पड़ता, तो कभी फ्रॉस्ट क्वीन इंस्पेक्टर पर भारी पड़ती, पर इंस्पेक्टर आखिरी तक हार नहीं मानता, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से फ्रॉस्ट क्वीन को हरा देता है। पर तभी अचानक से फ्रॉस्ट क्वीन का न्यूक्लियस उसके अंदर से निकल के इंस्पेक्टर के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर का शरीर तब तक हाइबरनेशन में चला जाता है जब तक वो इस न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। 76 घंटे पहले एंटार्कटिका में फाइनल डंजन ओपन हुआ, जिसका नाम पड़ा फ्रॉस्ट क्वींस नेस्ट। इंस्पेक्टर और उसके सभी साथी काफी निराश थे, क्योंकि यहाँ तक आने के बावजूद भी इस डंजन में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, जिसपे स्काया ये राय देती है कि इंस्पेक्टर को अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो हम सब में काफी स्किल्ड है। वही एक और बंदा कहता है मैं भी स्काया से सहमत हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर की एबिलिटीज आइस से रिलेटेड है, जो कि फ्रॉस्ट क्वीन की पावर है। देन काली, जो कि खुद अंदर जाना चाहता था, वो परिस्थिति को समझते हुए वो भी मान जाता है। एंड देन वो चारों हीरो डिसाइड करते हैं कि फ्रॉस्ट क्वीन का सामना इंस्पेक्टर को ही करना चाहिए। इंस्पेक्टर पूछता है कहीं बाद में तुम सबको इसका पछतावा ना हो, जिसपे वो सभी लोग कहते हैं फिक्र मत करो, हमें तुम पर भरोसा है। 25 साल बाद साल 2024, जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है, इंसानियत के सामने ऐसे मॉन्स्टर्स आए जिन्हें वो कभी भी संभाल नहीं सकते थे। पर उससे भी भयानक एक और मॉन्स्टर आई, जिसका नाम था फ्रॉस्ट क्वीन, जिसने सिर्फ अपने एक हाथ से पूरे पैसिफिक ओशियन को ही फ्रीज कर दिया। जो भी उससे लड़ने के लिए गया वो सही सलामत वापस नहीं आया। पर फिर हमें उम्मीद दिखी 5 हीरोज में, जो कि एंटार्कटिका की तरफ उसे हराने के लिए बढ़े, जिसका नाम पड़ा नेस्ट अटैक टीम। वहाँ पर जाकर फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के बाद इतिहास में उन सभी ने अपने नाम को दर्ज कराया, जिन्हें हम सब कहते हैं द 5 हीरोज। वो 5 हीरोज फ्रॉस्ट क्वीन को हराने में तो कामयाब हुए, पर आखिरी में वो खुद भी जम गए, और अब हमारे पास उनका सिर्फ जमा हुआ शरीर है। इन 5 हीरोज की वजह से ही पृथ्वी पर ऐसे कई सारे सेफ जोन्स क्रिएट हुए, जिसमें आज हम रह सकते हैं। इन सभी स्टैचूज को इतने संभाल कर रखा गया है कि इन्हें कुछ हो नहीं सकता। पर तभी अचानक एक स्टैचू टूट जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बाहर आके गिरता है, और तभी उसके सिस्टम विंडो पर आता है बधाई हो, एब्जॉर्प्शन रेट 100% कंप्लीट हुआ। तुमने फ्रॉस्ट क्वीन के न्यूक्लियस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब तुम्हारे पास एक नई स्किल है जिसका नाम है फ्रॉस्ट। इंस्पेक्टर अचानक अपने सामने इतने लोगों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, और तभी वो बेहोश पड़ जाता है। हॉस्पिटल में जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे बर्फ में जमे हुए 25 साल हो चुके हैं। अब तक सभी को पता चल चुका था कि इंस्पेक्टर अपनी नींद से बाहर आ चुका है। 25 सालों में उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किल से चीजों को पकड़ तक पा रहा है। डॉक्टर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि जल्द ही उसे मिलने के लिए एक दोस्त आ रहा है, बट इंस्पेक्टर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा दोस्त बचा है जो कि अभी तक जमा नहीं था। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर इंतजार करता है, जहाँ वो यही सोच रहा था कि इस
दुनिया में कितनी शांति है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ? क्योंकि मुझे तो सिर्फ फाइट ही करना आता है। खैर जो भी हो, मुझे अब इस मास्क की जरूरत नहीं है। और तभी इंस्पेक्टर उस मास्क को हटाता है। डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर तुम इस मास्क को क्यों हटा रहे हो? इंस्पेक्टर कहता है क्योंकि अब ये दुनिया पूरे शांति से भरी पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब हीरोज की और भी जरूरत है। बट तभी वहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन का हेड यानी कि इंस्पेक्टर का दोस्त ड्योको आ जाता है, जिसे देख इंस्पेक्टर काफी हैरान होता है। ड्योको सबसे कहता है कि मुझे इससे प्राइवेट में बात करनी है, जिसकी वजह से हर कोई वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर पहली बार में ड्योको के मजे लेने लगता है, क्योंकि 25 साल पहले उसने कहा था कि तुम आगे जाके टकले हो जाओगे, और ड्योको अब वही हो चुका है। फिलहाल उसने विग पहन के रखी है। ड्योको कहता है आखिरकार 25 साल बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। खैर तुम्हारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। 25 साल पहले जब तुम सभी ने फ्रोस्ट क्वीन को हराया, तब सभी प्लेयर्स को ये मैसेज आया कि फ्रोस्ट क्वीन को हरा दिया गया है और जल्द ही अर्थ पर सेफ जोन आने वाला है, जिसकी वजह से दुनिया में लोग खुश होने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर इस दुनिया ने उन खुशियों को 1 मिनट भी नहीं रहने दिया, क्योंकि पैसिफिक ओशन में एक डायमेंशन एलिवेटर ओपन हुआ, जिसके बाद सबको पता चला कि फ्रोस्ट क्वीन फाइनल बॉस नहीं थी, वो फर्स्ट फ्लोर की बॉस थी। और अब सेकंड फ्लोर ओपन हो चुका है। आखिरी फ्लोर तक अपने आप को ताकतवर बनाते रहे, जिसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई सभी प्लेयर्स, एसोसिएशंस और इवन पॉलिटिशियंस के बीच में भी, जिसके बाद स्क्वाड 10 नाम की एक टीम को सेकंड फ्लोर क्लियर करने के लिए भेजा गया। सेकंड फ्लोर कई खजानों से भरा हुआ था, जहां पर सिर्फ हमें मैजिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें नहीं पता चली, बल्कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेस और नॉलेज भी गेन की, जिनका इस्तेमाल करते हुए फिलहाल का अर्थ बनाया गया। इंस्पेक्टर पूछता है कि मैं ये नहीं जानना चाहता था, मुझे ये बताओ कि और कितने फ्लोर्स हैं? जिस पे ड्योको कहता है हमें जहाँ तक पता है टोटल 10 फ्लोर्स हैं। इंस्पेक्टर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि 25 साल पहले वो और उसके 4 साथी बहुत ही मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर पाए थे, और अगर 5 सालों में इन्होंने 1 फ्लोर क्लियर किया होगा तब भी वो 5 फ्लोर से तो आगे ही होंगे। पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसकी टीम के मुकाबले बाकी सभी प्लेयर्स काफी वीक हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर पूछता है अभी हम किस फ्लोर पर हैं? ड्योको कहता है पिछले 25 सालों में इंसानियत सिर्फ सेकंड फ्लोर को ही क्लियर कर पाई है, जो सुन के इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर काफी भड़क जाता है और कहता है 25 साल हो गए, पूरे 25 साल, और इस पूरे समय में तुम सब ने सिर्फ सेकंड फ्लोर ही क्लियर किया, आखिर कर क्या रहे थे तुम सभी? ड्योको बताता है उसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है फ्रोस्ट क्वीन का न्यूक्लियस। थर्ड फ्लोर पूरी तरह से वोल्केनिक रीजन से भरा पड़ा है, जहाँ मैग्मा की बाढ़ आती रहती है, और उस जगह पर ज्यादा प्लेयर सरवाइव नहीं कर पाते। पर काफी सर्च करने के बाद हमें पैसिफिक ओशन के बीच में एक एल्टर का पता चला, जिसे कूल डाउन करने के लिए हमें फ्रोस्ट क्वीन के न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। पर हमने उस न्यूक्लियस को कई बार ढूंढा, और आखिरी में हमारे हाथ लगी सिर्फ निराशा, हम कुछ नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि अगर न्यूक्लियस को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है तो इन्हें मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए वो कहता है कोई बात नहीं, हर किसी से गलतियां होती हैं, मैं ये समझ सकता हूँ, तो इसीलिए अगर मुझसे भी गलती हुई तो तुम्हें भी समझना होगा। ड्योको कहता है ऑब्वियसली मैं तो ऐसा ही करूंगा, बट इंस्पेक्टर उसे ये नहीं बताता कि उसने न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब कर रखा है, और वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है और यहाँ पर चीजें कैसी हैं। ड्योको उसे सब कुछ बताता है, और ये बताते बताते शाम हो जाती है। इस पे ड्योको कहता है काफी समय हो चुका है और रिपोर्टर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं जल्द ही आता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है अच्छा ये जो टिकट तुमने मुझे दिया, क्या ये सच में इतनी फेमस है जहाँ पर मैं था? जिस पे ड्योको कहता है ऑब्वियसली वो बहुत फेमस है। इंस्पेक्टर कहता है जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए वापस आ जाना, जिसके बाद ड्योको वहाँ से चला जाता है। इंस्पेक्टर जिसका रियल नेम है सीओ जुन्हो, वो अपने सिस्टम से अपने ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुली कनेक्ट करता है, एंड देन जुन्हो उसी म्यूजियम की तरफ बढ़ पड़ता है जहाँ पर उसके सभी फ्रोजन फ्रेंड्स हैं। जब वो गेट ओपन करता है तो उसके सामने उसके चारों दोस्त थे। जुन्हो कहता है माफ करना मुझे काफी देरी हो गई, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया अब काफी बदल चुकी है? हमने जिसका सपना देखा था वो सच हुआ, हमने इस दुनिया को बचा लिया, पर फिलहाल के लिए तुम सब आराम करो। वैसे क्या तुम लोग कुछ पीना चाहोगे? सच बताओ तो यहाँ के अल्कोहल का टेस्ट काफी मीठा है। 1 मिनट, तुम सभी के पुतले तो पूरी धूल से ढके पड़े हैं। जुन्हो स्काया के पुतले पर से धूल हटाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक स्काया को टच करते ही उसके सिस्टम पर मैसेज आता है कि तुम्हारे मैजिक स्टैट्स अभी काफी नहीं है, जिसकी वजह से ये सील अभी हटाई नहीं जा सकती। तुम अपनी फ्रोस्ट सील का इस्तेमाल करते हुए इस सील को हटा सकते हो। ये मैसेज देखकर जुन्हो के होश उड़ जाते हैं। जुन्हो अपने सिस्टम विंडो को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इस सील को तोड़ सकता है और इन सभी को वापस ला सकता है, पर उसके मैजिक स्टेट अभी 18 पर है। इसीलिए वो समझ जाता है कि वो इस सील को 1 या 2 दिन में तो नहीं तोड़ पाएगा, पर ये मुमकिन है। जुन्हो सोचता है इस सिस्टम विंडो के मुताबिक अगर मैं डायमेंशनल एलिवेटर के एक फ्लोर को क्लियर करके आगे जाता हूँ तो मेरी स्टेट 30 से बढ़ जाएंगे। अगर मैं अपने पुराने लेवल पर वापस आ सका तो मैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं रहूंगा, बल्कि मेरे पास फ्रोस्ट क्वीन की ताकत भी रहेगी, जिसके बाद मैं इस बर्फ को मेल्ट कर सकता हूँ और सभी को बचा सकता हूँ। जुन्हो कहता है बस कुछ समय इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम सबको इस कैद से बाहर निकाल लूंगा। अगली सुबह जुन्हो ड्योको को बताता है कि पहले उसका प्लान रिटायर होने का था,
था, बट अब उसने प्लान चेंज कर दिया है। जिसपे ड्योको कहता है, वेल मैं चाहता था कि तुम आराम करो, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ फेंट्स की वजह से। फेंट्स वो होते हैं जो कि अवेगनर तो होते हैं, पर वो क्राइम करते हैं, वो मर्डर करते हैं, जगहों पर तबाही मचाते हैं, बिना किसी सोच के लोगों को मार डालते हैं। वो सोसाइटी में बिल्कुल ट्यूमर की तरह है। जुन्नो कहता है, वो लोग वापस आ चुके हैं। मुझे अभी भी याद है कि 25 साल पहले मैंने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उनके पास सांस लेने तक की जगह नहीं बची थी। जिसपे ड्योको बताता है कि सेकंड फ्लोर पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है और वहाँ का कोई भी इलाका किसी कंट्री के अंडर नहीं आता, तो वो उन्हीं जगहों पर ज्यादा मिलते हैं। और क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थे तो हम उन्हें सही से रोक भी नहीं पाए। और अगर अभी तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो पागल हो जाएंगे, वो कुछ भी करके तुम्हें मारने जरूर आएंगी। और अब उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपने इंस्पेक्टर नेम को छोड़ दो और जाने जाओ सीओ जुन्नो के नाम से। पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम रिटायर हो सकते हो। बट जुन्नो कहता है, नहीं जरूरत है, मुझे कैसे भी करके 10th फ्लोर तक पहुंचना होगा। तुमने बताया था कि लावा की वजह से प्लेयर सेकंड फ्लोर को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास एक रास्ता है। देन जुन्नो ड्योको को बताता है कि उसने फ्रोस्ट क्वीन का न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लिया है। ड्योको कहता है, क्या कहा तुमने एब्जॉर्ब कर लिया? मतलब वो गलती से हुआ होगा। जुन्नो कहता है, नहीं, असल में मैं उसे खा गया। जो सुन के ड्योको के होश उड़ जाते हैं और वो जुन्नो पर काफी भड़क जाता है। जिसपे जुन्नो कहता है, देखो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं करना चाहता था। वो तो जैसे ही मैंने फ्रोस्ट क्वीन को डिफीट किया वो अचानक से मेरी तरफ आकर्षित हुआ और मैं ना चाहते हुए भी उसके जाल में फंस गया। और अब मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है फ्रोस्ट। उसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने सभी साथियों को वापस ला सकता हूँ। ड्योको कहता है, फिर तो ठीक है, मैं यहाँ के डॉक्टर्स को संभाल लूंगा जिन्होंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जो सुन के जुन्नो काफी खुश होता है। जुन्नो कहता है, क्या तुम मुझे एक नया प्लेयर लाइसेंस दे सकते हो? ड्योको बताता है, वेल फिलहाल के जो गिल्ड्स है वो काफी पावरफुल हो चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता। बात ये है कि जो बड़े गिल्ड्स होते हैं वो लाइसेंसिंग एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराते हैं। इसी वजह से तुम लाइसेंस अब तभी पा सकते हो जब तुम पब्लिक एग्जाम को पास करो। जिसपे जुन्नो कहता है, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो यही सही। जब जुन्नो लाइसेंस के लिए एग्जाम देने आता है तो उसे पता चलता है कि उसका नंबर 75 है। इसी वजह से उसे वेट करना होगा जब तक आगे के लोग एग्जाम नहीं दे सकते। जुन्नो जब वेट कर रहा था तो वो ट्राई करता है लोगों की बातें सुनने का, ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार ये एग्जाम कितना ही टफ होगा। जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है अपनी वॉच गार्ड ऑफ डार्कनेस स्किल, यानी कि इनहेंस्ड हियरिंग का। जुन्नो को पता चलता है कि ज्यादातर लोग ड्योको की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और वो खुद आज यहाँ पर आया है। जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो प्लेयर नंबर 1 एंटर करता है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स आते हैं जिनसे कि उन प्लेयर्स को लड़ना था ये एग्जाम पास करने के लिए। प्लेयर नंबर 1 एक लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल कर रहा था जो कि एक भाला था, यानी कि स्पीयर, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी इजीली उन गॉब्लिन्स को डिफीट करते जा रहा था। ऐसे ही करके प्लेयर्स आते जाते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। और अब नंबर आती है प्लेयर नंबर 75, यानी कि सीओ जुन्नो की। जुन्नो जब एग्जाम के लिए एंटर करता है तो सब उसे देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड, बो, फेंकने वाले नाइफ्स, डैगर और इवन स्पीयर और बहुत सारे वेपन्स थे, जो देख के सबको यही लग रहा था कि ये बंदा इतना स्किनी है फिर भी इतने सारे वेपन्स कैरी कर रहा है, क्या ये उन्हें चला भी पाएगा? वहीं एक लड़की कहती है, ये इंस्पेक्टर के कॉपी कैट्स, ये सब के सब उसी की तरह बनना चाहते हैं पर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वहीं ड्योको अपने मन में ही कहता है, कमीने कहीं के, इतने सारे वेपन्स लाने की क्या जरूरत थी? एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कुछ डॉग्स और गॉब्लिन्स आते हैं जिन्हें जुन्नो काफी इजीली डिफीट कर देता है। वो इतनी आसानी से उन्हें डिफीट कर रहा था कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन्स भी वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो जुन्नो से बच नहीं पाते क्योंकि वो अपने आर्चरी का इस्तेमाल करता है जो कि उसे गिलबर्ट ग्रीन ने सिखाई थी। वो गॉब्लिन्स जब जुन्नो पर दोबारा हमला करते हैं तो वो एक ही अटैक में उन सबको डिफीट कर देता है, बट इसकी वजह से उसकी कमर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि उसे जरूर अपनी बॉडी पर दोबारा काम करना होगा क्योंकि उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा है। पर तभी पता चलता है कि प्लेयर नंबर 75 यानी कि सीओ जुन्नो ये एग्जाम पास हो चुका है। सभी लोग जुन्नो को अपने गिल्ड में लेने के बारे में बातें करने लगते हैं, बट जब उसकी नजर जुन्नो के स्टेट्स पर पड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि वो एक डी रैंक का है, जिसकी वजह से सबका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अगर उसका रैंक थोड़ा ऊपर होता तो शायद काम बन सकता था, और क्योंकि वो लोग घाटा नहीं करवाना चाहते थे इसी वजह से वो जुन्नो को रिक्रूट नहीं करते और इसी का फायदा उठाता है ड्योको और जुन्नो को अपनी गिल्ड में ले लेता है क्योंकि ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान करके रखा था, जिसके बारे में जुन्नो को भी पता था। और इसके लिए उसने एक नकली स्टेट्स बनवाया ताकि बाकी के गिल्ड्स जुन्नो को अपनी टीम में ना ले पाए। अगले दिन जुन्नो लेट कर एक नोवेल पढ़ रहा होता है जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा हंसता है। ड्योको जब उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, बट वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्लेयर इंस्पेक्टर जिसे पूरी दुनिया एडमायर करती है वो ऐसे बर्ताव कर रहा है, वो भी उसकी नजरों के सामने। बट ड्योको खुद को कंट्रोल करते हुए पूछता है, आखिर तुम पढ़ क्या रहे हो? जुन्नो बताता है कि ये एक नोवेल है जिसका मेन कैरेक्टर एक प्रीस्ट है पर ये हीलिंग की बजाय फाइट कर रहा है, पागल है क्या एकदम से? जुन्नो ने ड्योको को एक लिस्ट लाने के लिए बोला था जिसमें सभी अनक्लियर गेट के नाम लिखे हों और ड्योको वो लेकर भी आया था। ड्योको पूछता है, आखिर तुम्हें
इस लिस्ट की क्या जरूरत है। जिसपे जुन्नो कहता है कि ऑब्वियसली मुझे इनके अंदर जाना है। डेको कहता है क्या तुम भूल गए कि अनक्लियर्ड गेट्स का मतलब क्या होता है। जुन्नो कहता है ये भी कोई भूलने वाली बात है। गेट्स कई सारे मॉन्स्टर से भरे होते हैं जो कि इंसान को देखते ही उस पर हमला कर सकते हैं, और उनमें भी ऐसे कई सारे गेट्स होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं, जिसमें जाकर किसी इंसान का जिंदा आना बहुत ही मुश्किल होता है। और उन्हीं गेट्स को अनक्लियर्ड गेट कहा जाता है, जिसमें कम से कम कोई बिगिनर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। डेको कहता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इवन ऐसे गेट्स में हाई प्लेयर्स भी बहुत ही मुश्किल से जाते हैं, और कम से कम वो अकेले तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। और तुम्हारी बॉडी इस वक्त जिस शेप में है, मुझे देखकर लगता नहीं कि तुम भी उन बिगिनर से कम हो। जुन्नो कहता है आखिर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, कहीं तुम भूल तो नहीं गए मैं कौन हूँ। देखो बात ऐसी नहीं है कि मुझे बेमतलब का रिस्क लेने में मजा आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाकर मेरा सामना फिंड से होने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कमजोर पड़ूं। जो सुन के डेको समझ जाता है कि वो जुन्नो को रोक नहीं सकता, इसीलिए वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए किसी गेट को ढूंढता हूँ। और तब उसे एक गेट मिलता है जो कि जुन्नो के लेवल का हो। वो गेट 7 सालों पहले आया था और अभी तक उसमें 142 लोग गए हैं उसे क्लियर करने के लिए। इस गेट के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिसका लेवल 1 हो। इसी वजह से इस गेट का नाम पड़ा नोविस ग्रेव, यानी कि नौसिखियों का कब्र। जुन्नो को ये गेट की कंडीशन काफी इजी लगती है। जुन्नो कहता है फिलहाल तो मेरा यही रहने का इरादा है, एसोसिएशन में जो भी जगह हैं वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, और क्या तुम मुझे एक पर्सनल रूम दे सकते हो। जिसपे डेको मान जाता है और कहता है वेल तुम कहो तो मैं तुम्हें पूरा एक फ्लोर ही दे दूं। एंड देन वो वहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आता है। जब जुन्नो उस गिफ्ट को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक आर्मर टाइप की चीज दिखती है जो कि देखने में बिल्कुल जैकेट की तरह थी, जो कि काफी लाइट और ड्यूरेबल थी। उसे देख के जुन्नो काफी खुश होता है। वहीं डेको बताता है कि इसे क्यों नोवा द्वारा बनाया गया है। ये सुन के जुन्नो को यकीन नहीं होता कि वो बुढ़ा इंसान अभी भी जिंदा है, पर फिलहाल वो 98 साल का हो चुका है। उसने अपनी वर्कशॉप को अपने पोतों को सौंप दिया और अभी भी वो चल रही है। जुन्नो कहता है अगर ऐसी बात है तो पहले हमें उन्हें ही अपनी तरफ करना होगा, तो पहले मैं उनसे ही मिलने जाता हूँ। जिसपे डेको बताता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ये तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए है। ऐसी बात नहीं है कि हम क्यों नोवा पर शक कर रहे हैं, बल्कि बात यह है कि उस वर्कशॉप पर फेंट्स की नजर है, और अगर तुम अभी उनसे मिलने के लिए गए तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे तुम अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हो। जुन्नो समझ जाता है कि वो भी नोया से मिलने के लिए नहीं जा सकता। इसी वजह से वो कहता है कि मेरा मैसेज उन्हें डिलीवर कर देना कि मैंने उन्हें थैंक्स बोला है। जुन्नो अपने वेपन को भी ढूंढने लगता है एंड देन वो पूरी तरह से रेडी होता है। जिसके बाद वो पहले तो सोचता है कि उसे अभी जाना चाहिए, पर फिलहाल उसे अपने स्टेमिना में काफी कमी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो 10 दिन तक ट्रेनिंग करता है अपने स्टेमिना की, ताकि वो और भी फाइट्स कर सके, क्योंकि एग्जाम में फाइट करते वक्त ही वो काफी थक चुका था। 10 दिनों बाद जुन्नो उस अनक्लियर डंजन यानी कि गेट के सामने होता है, जिसको क्लियर करने की एक कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि जुन्नो को कैसे भी करके सूरज के उगने तक सरवाइव करना है, यानी कि रात तक। जुन्नो जब उस डंजन में एंटर करता है तो उसे वो जगह काफी वीराना दिखती है, जहाँ पर बिल्कुल शांति थी और कई सारी कब्रें बनी हुई थी। जुन्नो सोचता है जब मैंने उन सभी लोगों की डाटा को चेक किया जो इसके अंदर आए थे, तो मुझे पता चला कि जो लोग सुबह में आए थे उन्होंने ज्यादा टाइम तक सरवाइव किया, और जो लोग बाद में आए थे उन्होंने कम टाइम तक, क्योंकि इस गेट में यानी कि इस डंजन में समय काफी अलग चलता है। पर भले वो सुबह में आए हो, दोपहर में आए हो या रात में, आखिरकार उनमें से कोई भी बच नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ लेवल 1 के प्लेयर्स थे। और वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इस डंजन में ऐसा क्या है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। डंजन यानी कि गेट के अंदर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जहाँ चंद्रमा पूरी तरह से उजाला बिखेर रहा था। जुन्नो एक जगह पर रेस्ट कर रहा था, पर तभी अचानक एक अनडेड उसे पकड़ लेता है, जो कि जमीन से बाहर आया था। जुन्नो कहता है बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आए तो मैं मार मार के तुम्हें फिर अंदर भेज दूंगा, इसलिए अंदर चले जाओ और आराम करो। जिसके बाद जुन्नो वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक उस डंजन में यानी कि उस गेट में काली रात हो जाती है, जिसकी वजह से जुन्नो को अपनी हंटर्स नाइट एबिलिटी की मदद से सभी सेंसेस एक्टिवेट करने पड़ते हैं। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से ढेरों अनडेड से घिरा पड़ा है, जो कि अब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जुन्नो उन सबको एक एक करके मारना शुरू करता है और सोचता है अनडेड मॉन्स्टर से डील करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें ना ही दर्द महसूस होता है, ना ही इनका कोई मकसद होता है, और ना ही इन्हें कुछ फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह होते हैं। जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होते तब तक ये तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये अपने डैमेज की परवाह किए बिना अपने शिकार पर हमला करते हैं, और इसी वजह से नए प्लेयर्स इनका सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक तो पैनिक कर जा रहे होंगे, दूसरी बात उनके पास कोई भी रिकवरी स्किल नहीं होगी, जिसकी वजह से वो सभी अनडेड्स उन पर भारी पड़ रहे होंगे। पर मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम सबके हाथों मारा जाऊंगा। बट तभी उसकी नजर अपने चारों तरफ फिर से पड़ती है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनडेड्स की एक सेना ही थी, जिन्हें हराना जुन्नो के लिए कठिन तो नहीं था, बट वो बहुत ज्यादा थे। जुन्नो उन सबको मारना शुरू करता है, और जब वो सब मर जाते हैं, यानी कि अनडेड्स तो मरे ही थे, बट मरे हुए अनडेड्स मर जाते हैं, मरे हुए अनडेड मतलब जब वो अनडेड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जुन्नो थोड़ा रेस्ट करने लगता है।
बट तभी अचानक वो जिस ग्रेव पर बैठा था उसमें से आवाज आने लगती है। कौन है बाहर? जुन्नो समझ जाता कि यहाँ पर आवाज गूंज रही है। इसी वजह से वो जिस ग्रेव पर बैठा है कम से कम उस पे तो कोई भी नहीं है। जुन्नो चारों तरफ ढूंढने लगता है और कहता है कहाँ पर हो तुम? तभी उसे आवाज आती है, एक व्यक्ति, लगता है अब मैं बच जाऊंगा, इस तरफ आओ। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक मकबरे को जिसमें से रोने की आवाज आ रही थी। जुन्नो कहता है क्या तुम इसके अंदर हो? अंदर से आवाज आती है हाँ। जुन्नो पूछता है आखिर तुम इसके अंदर गए कैसे? अंदर से आवाज आती है मैंने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और यहाँ पर आ गया, पर वो सब के सब मर गए सिवाय मेरे, तो इसीलिए प्लीज मदद करो मेरी यहाँ से निकलने में। जुन्नो सोच में पड़ जाता है और थोड़े समय बाद ही वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर उससे पहले क्या तुम थोड़ी और तेज से चिल्ला सकते हो? अंदर से आवाज आती है वेल ऐसा क्यों? जुन्नो कहता है मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी है ताकि मैं तुम्हें सही सलामत बाहर निकाल सकूं। और तभी उस मकबरे में से जोर से चीखने की आवाज आती है, जो सुन के जुन्नो समझ जाता है कि हेड कहाँ पर है। और तभी वो एक पिस्टल निकालता है और कई सारी बुलेट्स उस मकबरे पर फायर कर देता है। जुन्नो कहता है मुझे लगा था कि ये गेट काफी कठिन है, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि इतना इजी गेट 100 से भी ज्यादा लोगों को मार नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके पीछे तुम थे ट्रिगर। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं एक बड़े से मॉन्स्टर को जो कि उस ग्रेव में से बाहर आता है और कहता है तुम, आखिर तुम्हें पता कैसे चला? जुन्नो कहता है बहुत ही सिंपल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक अनक्लियर्ड गेट में कोई जीवित बचा हो। और तभी वो उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार देता है, जिसके बाद सिस्टम विंडो पर मैसेज आता है सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, तुमने सक्सेसफुली कर्स ऑफ डॉन को क्लियर कर लिया है। जुन्नो जब अपने स्टैट्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके लेवल्स 4 से बढ़ चुके हैं और उसे एक नया रिवॉर्ड मिला है, यानी कि एक नई स्किल जिसका नाम है कन्फेशन ऑफ द डेड, जिसका कि रैंक C है। इस स्किल का इस्तेमाल करते वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति की मेमोरीज में झांक सकता है। एक तरह से ये एक मेमोरी रीडिंग स्किल है। अगले दिन जुन्नो मस्त नोवेल पढ़ रहा होता है, बट तभी वहाँ पर डेको आता है और कहता है क्या तुम अब खुद को रिवील करने वाले हो? जुन्नो कहता है नहीं। डेको बताता है कि तुमने उस गेट को क्लियर किया है और अगर ये बात लोगों को पता चली तो तुम काफी फेमस हो जाओगी। जुन्नो कहता है वेल मुझे खुद को फेमस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर मैं छुपा रहूंगा तो मैं कुछ ऐसा बनूंगा जिसे लोग एक मिथ मानेंगे, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। और एक दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक समय आने पर वो लोग खुद ये पता लगा लेंगे कि आखिरकार इन सभी अनक्लियर गेट्स को कौन क्लियर कर रहा है, तो मुझे खुद को रिवील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नसीब में होगा तो ये खुद ही हो जाएगा। कुछ समय बाद जुन्नो खुद को ट्रेन कर रहा होता है, जिस ट्रेनिंग के बाद उसका स्ट्रेंथ 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। जुन्नो अपने सामने सभी अनक्लियर गेट्स यानी कि डंजन्स को देखने लगता है और तभी उसकी नजर पड़ती है लिव्स गार्डन नाम के एक अनक्लियर्ड गेट पर, जो कि 9 साल पहले अपीयर हुआ, जिसे कि कोरिया का सबसे पुराना अनक्लियर्ड गेट कहा जाता है। अगर एक गेट बहुत समय तक ओपन रहेगा तो उसमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगेंगे और फिर उनका नाम पड़ता है ओपन गेट्स। गवर्नमेंट और एसोसिएशन ने लिव्स गार्डन को क्लियर करने के लिए एक अच्छा खासा रिवॉर्ड रखा था। अलग अलग कंट्री से लोग आए उसे क्लियर करने के लिए, जिसमें कि 124 बार उस गेट को क्लियर करने की कोशिश की गई और 124 बार इंसानियत फेल हुई। इसीलिए उन्होंने एक और देश से मदद मांगी और इंडिया से तुषार विसी नाम के एक सुपर रूकी को बुलाया। अगर बात की जाए धनुष की तो तुषार उसमें बिल्कुल जीनियस था, उसके मुकाबले कोई भी बो अच्छे से नहीं चला पाता था। अगर बात की जाए पोटेंशियल की तो वो गिलबर्ट ग्रीन के लेवल पर भी पहुंच सकता है, या तो फिर कहा जाए कि उसे भी सरपास कर सकता है, पर तुषार विसी भी फेल हो गया और लिव गार्डन को क्लियर करने की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। एक 22 साल का प्लेयर जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल था वो ऐसे ही मारा गया, कितनी शर्म की बात है ये। और इसी वजह से मुझे और भी जोरों शोरों से तैयारी करनी होगी। इस वक्त मेरी स्ट्रेंथ का एक स्टेट बढ़ा है और अभी तक मेरा मैजिक 30 से नीचे ही है। फिलहाल के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही काफी होना चाहिए, बट अगर तुषार विसी जो कि एक जीनियस था अगर वो भी उस गेट को क्लियर नहीं कर पाया तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उस गेट के अंदर ऐसा क्या है जिसका सामना वो और उसकी टीम नहीं कर पाई। वेल मुझे तैयारी तो करनी होगी और क्योंकि अब मैं फ्रोस्ट स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं जुन्नो को, जहाँ वो अब लिव्स गार्डन में पहुंच चुका है, जिसको क्लियर करने की कंडीशन ये है कि इसके अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया जाए। जुन्नो सोचता है मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने मॉन्स्टर्स हैं, पर अगर 4 लोगों की टीम भी इसे क्लियर करने में फेल हो गई तो इसका मतलब अंदर जरूर कुछ न कुछ छुपा है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जुन्नो जब आगे बढ़ता है तो उसे आगे एक जगह दिखती है जो कि बिल्कुल भूल भुलैया की तरह थी, बट जुन्नो उसे इग्नोर कर देता है और जाके गार्डन में बैठ जाता है और इंतजार करता है सभी मॉन्स्टर्स का बाहर आने का। जब रात होती है तो वो गार्डन काफी खूबसूरत लग रहा था और काफी चमक भी रहा था, बट तभी अचानक मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जुन्नो देखता है कि उसके सामने सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं, इसलिए वो उन पर हमला करके अपनी फ्रोस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पीयर से उन्हें मार डालता है। बट जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होकर फ्रोस्ट स्किल की तारीफ करने के लिए रुकता है, अचानक उस पर एक हमला होता है, बट जुन्नो बच जाता है और उसे पता चलता है कि और भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। जुन्नो उन पर हमला करता है और काफी आसानी से उन्हें भी डिफीट कर देता है, बट जैसे ही वो रिलैक्स होता है वो अचानक देखता है कि और भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और अब जुन्नो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये मॉन्स्टर्स बार बार आ कैसे रहे, और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद ये सभी मरने के
बाद दोगुने हो जा रहे हैं, यानी कि एक को मारने पर दो और आ रहे हैं। जुन्नो जब उनसे लड़ता है तो वो कईयों को मार डालता है, बट वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा हो गए थे कि जुन्नो उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। इसी वजह से वो भागने लगता है। वो मॉन्स्टर्स जुन्नो का पीछा करके उस पर हमला करते हैं, बट जुन्नो आइस की एक सील क्रिएट करता है और बचकर उन्हीं पर काउंटर अटैक करते हुए उन्हें मार डालता है, जिसके बाद वो काफी थक जाता है। पर वो चाहे या ना चाहे उसे इस गेट को क्लियर करना ही होगा। जुन्नो कहता है भले ही मेरे पास एक एक्स ग्रेट फ्रोस्ट स्किल है, पर फिर भी अगर 4 लोगों की टीम की बात की जाए तो उनके लिए इन मॉन्स्टर्स को हराना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार वो लोग फेल क्यों हुए? क्योंकि जो लोग भी इस गेट को क्लियर करने के लिए आए थे वो काफी ताकतवर थे, उनके अंदर काफी पोटेंशियल था, खास करके उस सुपर रुकी तुषार विकी में। और जितना अब तक मैंने देखा है मुझे लगता नहीं कि इन मॉन्स्टर्स को हराना उनके लिए इतना कठिन होगा। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो तुषार इन सबको अकेले भी हरा सकता था और उसके पास तो एक टीम भी थी। तो आखिरकार वो इसे क्लियर क्यों नहीं कर पाया? आखिरकार वो फेल क्यों हुआ? इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है। अब तक जुन्नो काफी थक चुका था, बट मॉन्स्टर्स भी आना कम हो गए थे और वही जो आखिरी मॉन्स्टर बचा था उसे जुन्नो फाइनल अटैक करते हुए मार डालता है। और तभी सिस्टम पर मैसेज आता है ल्यूस गार्डन क्लियर। जब सुबह होती है तो जुन्नो काफी थका हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी मौत से बचकर आया है, क्योंकि वो काफी थक चुका था। पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी भूल भुलैया वाले गार्डन में पाता है। और जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे अंदर एक स्केलेटन दिखता है और आगे जाते हुए उसे और भी कई सारी बॉडीज दिखती हैं, जिन्हें देख के वो समझ जाता है कि शायद ये सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वो यहाँ से भाग नहीं पाए क्योंकि ये गेट ओपन ही नहीं हुआ। ये एक डेड एंड था। जब जुन्नो उसके एंड में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक और स्केलेटन दिखता है। वैसे वो स्केलेटन भी बिल्कुल नॉर्मल था, बट उसके स्केलेटन के पास एक बो था, जिसे देख के वो समझ जाता है कि इस बो का नाम टेम्पेस्ट है। जुन्नो जब उस बो को लेता है तो उसे समझ में आता है कि शायद ये स्केलेटन उसी प्लेयर का है जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट किया था, यानी कि तुषार विसी का। वहीं उसकी नजर पड़ती है तुषार के हाथों पर, जहाँ पर एक नोटबुक रखी हुई थी। जुन्नो उस नोटबुक को ओपन करता है जिसमें लिखा हुआ था 7 अप्रैल, समय 12:40। मुझे ये मौका मिला कि मैं कोरिया में मौजूद लिव्स गेट को क्लियर कर सकता हूँ और मुझे इस मिशन के लिए हायर किया गया। इस मिशन के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, पर मेरा एक साथी बताता है कि ये मिशन एक अनक्लियर्ड गेट का है, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, जिसमें तुम शायद वापस ना हो। पर क्योंकि कोरियंस ने इतनी मेहनत करके हमसे मदद मांगी है तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। इसी वजह से मैं राजी हो गया। इस वक्त मैं लेवल 10 पर हूँ और यही मेरा मौका है कि मैं लिव्स गार्डन में एंटर कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना ही होगा। वहीं तुषार की ही एक साथी यानी कि जाया भी इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो भी जाने वाली थी। तुषार पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चल रही हो? जिसमें जाया कहती है ऑफ कोर्स, मुझे तुम पर यकीन है तुषार, तुम जहाँ पर जाओगे मैं भी वहीं पर जाऊंगी। अगर तुमने ये कहा होता कि तुम अकेले जाओगे तब भी मैं जानबूझकर आ ही जाती, पर मैं तो खुश हूँ कि आखिरकार तुमने खुद ही पूछ लिया, इसके लिए थैंक्स। और साथ में ही मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ता है। तुषार कहता है मैं काफी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ चल रही हो जाया, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सिर्फ तुम्हारे किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। जिस पे जाया कहती है ऑब्वियसली तुम मुझ पर भरोसा तो कर ही सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारी मंगेतर जो हूँ। और तब हमें पता चलता है कि जाया और तुषार का एंगेजमेंट हो चुका होता है। वहीं तुषार एक और आदमी को रिक्रूट करता है जिसकी की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी, जिससे वो बंदा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पर क्योंकि तुषार ने रिक्वेस्ट किया था तो इसी वजह से वो उसे मना नहीं कर सकता था, और वैसे भी उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसकी मॉम तो थी, तो वो बंदा भी तुषार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे भी पैसों की जरूरत। न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं जो कि इस मिशन पर जा रहे थे, यानी कि तुषार, जाया, अमन जिसकी की पहले ही शादी हो चुकी है, और आखिरी में एक और प्लेयर साहिल, जिसे की जाया काफी रिक्वेस्ट करके अपने साथ लेकर आई थी। अप्रैल 23 शाम 4:12 पर तुषार अपनी एरो एंड बॉस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और कल ही वो दिन है जब वो सभी लोग उस अनक्लियर्ड गेट को क्लियर करने के लिए जाएंगे। अप्रैल 24 रात 11:37 पर वो सभी लोग लिव्स गार्डन में एंटर होते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद वो काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो गार्डन अंदर से काफी खूबसूरत था। लग ही नहीं सकता कि यहाँ पर इतने लोग मारे गए हैं। अगले दिन यानी कि अप्रैल 24 8:33 पर उन सभी का सामना उन्हीं मॉन्स्टर से होता है जिन्हें जुन्नो ने मारा, पर इस बार 8 मॉन्स्टर से। जब वो 8 मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, और इस बार लगभग 32 मॉन्स्टर्स आए थे, जिनसे कि वो सभी लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। बट तभी एक मॉन्स्टर अमन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अमन काफी घायल हो जाता है। जो या अमन को लेकर भागने लगती है। वहीं साहिल कहता है तुषार जल्दी चलो, हम इंतजार नहीं कर सकते। तुषार समझ जाता है कि हर एक वेव के बाद इन सभी का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे ये डबल हो रहे हो। सुबह तक काफी देर हो जाती है और कई कोशिशों के बावजूद भी अमन नहीं बच पाता। आखिरी में अमन बस यही कहता है कि प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। 25 अप्रैल शाम 5:29 पर अमन को दफनाया जाता है, और थोड़े समय बाद यानी कि 7:12 पर सूर्य अस्त होने लगता है, जिसकी वजह से तुषार प्रे करने लगता है कि उसका वो साथी जो कि अब उसके साथ नहीं रहा
उसे शांति मिले, उस पर ग्रेट सिवा रहम करे और मुझे भी इतनी ताकत दे कि मैं कल फिर से इस डायरी में कुछ लिख सकूं। अगले दिन तुषार फिर से अपने डायरी में लिखने लगता है, जहाँ वो सभी लोग काफी थके थे, बट तुषार लिखता जाता है कि हमने लीव्स के 4th वेव को डिफीट कर दिया और 5वीं वेव आ जाने वाली है, जिसमें कम से कम 120 मॉन्स्टर्स होंगे। हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और अभी भी उन सभी मॉन्स्टर्स में से 40 बचे हुए हैं। वैसे तो उन्हें मैं अकेले भी हरा सकता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी और कल सही सलामत मैं, जाया और साहिल इस लीव्स गार्डन में से निकल जाएंगे। तो प्लीज मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस 5वीं वेव के बाद 6वीं वेव ना हो। पर तुषार ने जैसा नहीं सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मॉन्स्टर्स आए और उनसे लड़ते वक्त जाया मारी गई। तुषार कहता है, मैंने वादा किया था कि मैं इस गेट को क्लियर करूंगा, पर अगर तुम रहोगे ही नहीं तो इन सब का क्या मतलब। वही साहिल कहता है, तुषार समय आ चुका है तुम्हारे मरने का। और तभी वो एक डैगर के साथ तुषार पर हमला कर देता है, बट तुषार जाया के ही एक वेपन में साहिल का रिफ्लेक्शन देख लेता है, जिसकी वजह से वो इस अटैक को डॉज कर पाता है, बट उसे उस डैगर से हल्की सी खरोच लग जाती है। साहिल कहता है, तुमने उसे डॉज कर लिया, तुम सच में इंडिया के नंबर 1 राइजिंग स्टार हो। तुषार की नजर जब साहिल की आंखों पर पड़ती है तो वो कहता है, ये आंखें, तो इसका मतलब तुम एक फील्ड हो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं होता। आखिरकार एक फील्ड जाया के साथ क्या कर रहा था। साहिल कहता है, मैंने इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात आज तक नहीं सुनी। ये तो बहुत ही सिंपल है कि तुम्हारी वो लवर बेवकूफ थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर सच बताओ तो स्टार्टिंग में मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स होंगे, तो इसी वजह से मैंने इंतजार किया तब तक जब तक तुम्हारे कुछ दोस्त मर न जाए। वो सब के सब यूजलेस थे और जल्द ही मारे गए। ये मेरे लिए भी काफी खतरनाक था, पर तुम्हारे रहते हुए मैं बच ही गया। तो अब वो टेम्पेस्ट मुझे देने के बाद तुम भी अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तुषार को पहले तो काफी गुस्सा आता है, बट तभी अचानक वो शांत पड़ जाता है। वहीं साहिल कहता है, तुम्हारे चेहरे को क्या हो, कहीं तुम मरने से डरते तो नहीं। तुषार अचानक से वहाँ से भागने लगता है। वहीं साहिल कहता है, वो मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे भागोगे। वेल इससे फर्क नहीं पड़ता, उस डैगर में लगे हुए पॉइजन से आखिरकार तुम मर ही जाओगे। बट तभी साहिल की नजर अपने पीछे पड़ती है और अगले ही मोमेंट साहिल भी मारा जाता है, क्योंकि 6th वेव आ चुकी थी। तुषार पर वो पॉइजन हावी होने लगता है, जिसकी वजह से पहले वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो अधमरी हालत में उसी एंड वाली जगह पर आता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। पर जब वो देखता है तो वो समझ जाता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी निराश हो जाता है। तुषार वहीं पर बैठता है और अपनी डायरी में लिखना शुरू करता है, उस पॉइजन की वजह से पहले मैंने अपने राइट आर्म को खो दिया। वेल अगर एंड की बात की जाए तो मेरा मरना तय, भले ही मैं लिव से मरूं या मॉन्स्टर से मरूं या तो फिर उस पॉइजन से। पर अगर किसी के हाथ ये डायरी लगे तो प्लीज हमारे परिवार को बताना कि हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। जुन्नू को लगता है कि शायद इस डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो खत्म हो गया, बट तभी वो एक और पेज पलटता है जहाँ उसे पता चलता है कि आगे भी कुछ लिखा है। तुषार लिखता है, अगर मेरे साथी अभी भी जिंदा होते तो हम इसे क्लियर कर सकते थे। ये सब कुछ उस फिंड की गलती है। ओ ग्रेट सिवा, अपने चरणों में तुषार विसी की आत्मा को जगह दीजिए और मेरे सभी पापों को नष्ट करते हुए मुझे एक सही राह पर ले चलिए। उस डायरी में आखिरी लाइंस होते हैं, अगर कोई भी ऐसा हो जो इस डायरी को पाता है तो मैं भीख मांगता हूँ कि तुम मेरा प्रतिशोध जरूर लेना। उस डायरी को पढ़ने के बाद जुन्हो समझ जाता है कि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो प्लेयर्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर कोई अकेला आता है तो उसके लिए 2 मॉन्स्टर्स एंड देन वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और अगर कोई टीम के साथ आता है तो उसके लिए उस टीम के डबल मॉन्स्टर्स एंड देन वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अगर जुन्हो यहाँ पर 3 और लोगों के साथ आया होता तो शायद उसके लिए भी काफी प्रॉब्लम होती, क्योंकि उसे भी उन लोगों को बचाना होता। जुन्हो उस डायरी को अपनी इन्वेंट्री में रखने के बाद जा रहा होता है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है टेम्पेस्ट पर, जिसे हाथ में लेते हुए वो कहता है, मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला उन सभी फील्ड से लेकर रहूंगा। तो चलो, अगर मुमकिन रहा तो अगले जन्म में दोबारा मिलेंगे। इंडियास यंग हीरो। अगले दिन जुन्नू अपने कमरे में बैठा हुआ था, जिसे ड्योकू आके बताता है कि अब सबको पता ही चल चुका है कि तुम कौन हो और तुमने ही अनक्लियर गेट्स को क्लियर किया है, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट में तुम्हें थैंक्स भी बोला है उस डायरी के लिए। और हाँ, उन सभी फैमिलीज को इन्फॉर्म कर दिया गया है। पर यह काफी शर्म की बात है कि इंडिया के डिफेंस द्वारा बनाया गया वो टेम्पेस्ट अब हम उन्हें वापस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुषार की इन्वेंट्री में ही रह गया। बट तभी जुन्हो उस टेम्पेस्ट को अपने इन्वेंट्री में से बाहर निकालता है, जिसे देख के ड्योंगू मुंह खुला का खुला रह जाता है। ड्योंगू कहता है, आखिर ये तुम्हारे हाथों में क्यों है, और अगर ये तुम्हारे पास था भी तो तुम्हें इसे छुपा के रखना चाहिए ना, तुम्हें पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। जुन्हो कहता है, मैंने इसे बस उधार लिया है और मैं इसे बिना किसी कारण के इस्तेमाल नहीं करने वाला, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये टेम्पेस्ट लेने का कारण सिर्फ एक ही है कि मैं उन सभी फील्ड्स को अट्रैक्ट कर सकूं। देखो, इतना तो क्लियर है कि अगर साहिल जो कि इस टेम्पेस्ट के पीछे आया था वो अगर एक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है कि इस टेम्पेस्ट के पीछे और भी फील्ड्स पड़े होंगे। और अब तक तो उन्होंने ये आर्टिकल भी पढ़ लिया होगा कि टेम्पेस्ट अभी इंडियन गवर्नमेंट को वापस नहीं मिली है, तो जो कोई भी इसके पीछे है
उसे जरूर ये पता चल जाएगा कि ये किसके पास है और ऑब्वियसली वो आखिरी में मेरे पास ही आएगा। ड्यूको कहता है विल एक ऐसा बंदा जो कि टेम्पेस्ट के पीछे पड़ा हो, एक ऐसे वेपन के जो कि लॉन्ग रेंज में बहुत ही इफेक्टिव होता है। फिलहाल मैं एक ही के बारे में सोच पा रहा हूँ और वो है कार्ल साइनर, जिसे सभी लोग डेमन बॉ के नाम से जानते हैं। वो एक वांटेड है जिसे कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश है। जुन्नो कहता है ये बंदा तो काफी दिलचस्प लग रहा है। कार्ल साइनर जिसको शौक है एरोस एंड बोस को कलेक्ट करने का, और क्योंकि वो एक वांटेड है इसी वजह से वो ल्यूस गार्डन में नहीं आ पाया होगा, वरना अभी तक तो ये टेम्पेस्ट उसे मिल ही चुका होता। और अगर वो ये बात जानता है कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन यानी कि टेम्पेस्ट मेरे पास है, तो वो टेम्पेस्ट को हासिल करने के लिए मेरे पास जरूर आएगा मेरे अगले अनक्लियर्ड गेट की रेड में। जाहिर सी बात है कि वो सामने से हमला नहीं करेगा क्योंकि वो एक वांटेड है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो फिंड के साथ काम करेगा। फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो वो तुषार से ज्यादा खतरनाक होगा। ड्यूको कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, जिस पे जुन्नो कहता है फिक्र मत करो, अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो मैं उसे संभाल लूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक आसान शिकार हूँ? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि आखिरकार मैं हूँ कौन? ड्यूको कहता है ना, मैं भूल कैसे सकता हूँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, अपना ध्यान रखना। जुन्नो कहता है तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम इस वक्त बात कर रहे हो द वन एंड ओनली सीईओ जुनहो से। ज्यादा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, चीजें पिछले 25 सालों जैसी बिल्कुल नहीं होंगी। ड्यूको कहता है यार तुम अभी भी हल्का सा भी नहीं बदले, खैर बस अपना ध्यान रखना। ड्यूको को कॉल के थ्रू पता चलता है कि रिपोर्टर्स नीचे बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिपोर्टर्स को पता चल चुका है कि जुन्हो ने 2 अनक्लियर गेट्स को क्लियर कर दिया है। इसी वजह से वो जुन्हो का इंटरव्यू लेना चाहते थे, बट ड्यूको उन्हें मना कर देता है। तभी जुन्हो कहता है उन्हें मना मत करो, आखिरकार अगर हम फिंड से लड़ने वाले हैं तो हमें एक बैटल फील्ड भी तो डिसाइड करनी होगी, तो चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर्स बातें ही कर रहे होते हैं कि जुन्हो कितना ऑसम प्लेयर है, उसने 2 अनक्लियर गेट्स को क्लियर कर दिया है, हो सकता है वो अगला स्टार बने। बट तभी जुन्हो बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में स्लीपर पहनकर वहाँ पर आता है, जिसे देख के सभी रिपोर्टर्स काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार कोई बंदा ऐसे कैसे आ सकता है। जुन्हो कहता है मेरा नाम है सीईओ जुन्हो, मैं यहाँ पर 30 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, जिसकी शुरुआत होती है अब। इसके बाद सभी लोग कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। जुन्हो कहता है तो चलो स्टार्ट करते हैं उस अनक्लियर गेट से जिसका नाम है कर्स ऑफ डॉन। जुन्हो जब सभी को अपने उस रेड के बारे में बता रहा था तो सबको यही लग रहा था कि जुन्हो काफी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि उसे पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। ऐसे ही करके सवालों के जवाब देते देते काफी टाइम बीत जाता है। तभी एक रिपोर्टर कहता है एक आखिरी सवाल, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम आगे कौन से गेट में जाने वाले हो? जुन्हो कहता है नहीं, एक्चुअली बात ऐसी है कि एक गेट तो ऐसा है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, बट उसके हिसाब से मेरा लेवल काफी लो है। रिपोर्टर पूछता है कौन सा गेट है वो, जिस पे जुन्हो कहता है भले ही मेरा लेवल कम है बट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। खैर उस गेट का नाम है द ईस्टर्न सी गेट। अब ये सुन के सभी रिपोर्टर्स के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्टर्स में से एक कहता है क्या तुम उस ईस्ट सी वाले गेट की बात कर रहे हो? वो कोरिया का आखिरी अनक्लियर्ड गेट है, अगर तुम उसमें सक्सीड हो गए तो तुम पूरे 3 अनक्लियर्ड गेट्स को क्लियर कर दोगे। जुन्हो कहता है हाँ मुझे पता है। एक रिपोर्टर कहती है ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर एक बॉस मॉन्स्टर भी है, तो क्या तुम उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? एक और रिपोर्टर कहता है एसोसिएशन पहले डिस्कस कर रही है कि उस गेट को शायद ए रैंक का गेट बोल देना चाहिए, उसके लिए बेहतर यही होगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो? जुन्हो सोचता है वेल ये बातें काफी सेंस भी बना रही है कि ये लोग इतना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉस मॉन्स्टर सच में ताकतवर होता है। एक नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले एक बॉस मॉन्स्टर काफी अलग ही लेवल पर होता है, उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं हो सकती। उसमें से कुछ तो नॉर्मल मॉन्स्टर्स को अपना नौकर बना के रखते हैं और खुद राजा की तरह रहते हैं, पर अगर मैं उनसे लड़ता हूँ, जुन्हो कहता है अगर मैं उनसे लड़ा यानी कि उन बॉस मॉन्स्टर से, तो मैं जरूर जीतूंगा। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि इस वक्त उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है। उसके सामने वाला बंदा कहता है ऐसा लगता है कि ये किसी नौसिखिए के हाथ में कुछ ज्यादा ही बड़े काम दे रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट सच में अनबिलीवेबल है। क्या उसे सच में लगता है कि वो अकेले एक बॉस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? सामने वाला बंदा कहता है वो तो समय बताएगा। खैर चलो देखते हैं इसे भी। क्या नाम था इसका? सीईओ जुन्हो। अगर कोई एक चीज एक बार में हो जाए तो उसे करिश्मा कहा जाता है, अगर वही दूसरी बार हो तो उसे काबिलियत कहते हैं, पर हर कोई इंतजार करता है तीसरी बार का, तभी वो ये निर्णय ले पाते हैं कि ये कोई करिश्मा था या फिर काबिलियत। अगर प्लेयर सीईओ जुन्हो सच में इस चीज को अपनी काबिलियत बना पाया तो उसे मिलेगा इनविटेशन कोरिया के टॉप गिल्ड गोब्लिन के लीडर यानी कि सिन संग ह्यून से। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जिन्हो और ड्यूको को, जहाँ वो दोनों इस वक्त एक ऐसे गेट की तलाश कर रहे थे जिससे कि जिन्हो अपना लेवल बढ़ा सके ताकि वो आगे जाकर ईस्ट सी वाले गेट की तरफ जा सके। पर उन्हें काफी समय से कोई भी ऐसा गेट नहीं मिल रहा था जिसमें जाने पर जुन्हो का लेवल भी बढ़ जाए और साथ में उन्हें अच्छा खासा कमीशन भी मिले। बढ़ता भी ड्यूको जुन्हो को एक गेट के बारे में बताता है जिसका नाम है बर्निंग ड्यून्स, जिसके अंदर सिंडर फॉक्स बॉस मॉन्स्टर है। इसे क्लियर करने पर जुन्हो का लेवल भी बढ़ जाएगा और साथ में
ही एक बंदा भी है जो कि अपनी बेटी के लिए सिंडर फॉक्स के कोर की तलाश कर रहा है, तो इससे अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा। डेको बताता है कि तुम पहले भी सिंडर फॉक्स से लड़ चुके हो जब तुमने पहली बार एक प्लेयर के रूप में शुरू किया था, और ये जो गेट है वो अभी 3 महीने पहले ही अपीयर हुआ है, तो अभी तक इसे अनक्लियर्ड गेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। पर इसके अंदर जो मॉन्स्टर है उसने ऑलरेडी 7 टीम्स को खा लिया है। जुनहो कहता है पिछली बार जब मैंने इंस्पेक्टर के रूप में उस सिंडर फॉक्स वाले गेट को क्लियर किया था तब मैं मरते मरते बचा था, और इस गेट के तो लेवल रिक्वायरमेंट्स भी काफी हाई हैं, पर मैं मैनेज कर लूंगा। ड्योको कहता है फिक्र मत करो, तुम जितना सोच रहे हो उतना कठिन नहीं होगा, वैसे भी प्लेयर्स के स्टैंडर्ड्स अब काफी बढ़ चुके हैं। जुनहो कहता है जब से मैं वापस आया हूँ तब तक मुझे कोई खास प्लेयर तो दिखा नहीं, बट अगर तुम कह रहे हो तो मैं यकीन करता हूँ। जुनहो इस गेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर ड्योको कहता है एक्चुअली इस गेट को क्लियर करने के लिए जो कमीशन दे रहा है वो मेरा दोस्त है। तुम म्योंगो ग्रुप के बारे में तो जानते ही हो, वो उसी का सीईओ है और उसका नाम है चोई पिल हो। हाँ यही नाम है। जुनहो और ड्योको बातें कर ही रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कहती है प्रेसिडेंट आप मुझसे मिलना चाहते थे। ड्योको कहता है आइए मिस चा सियोन, आज और अभी से तुम जुनहो की सेक्रेटरी और मैनेजर हो। सियोन अपना इंट्रो देती है एंड देन वो जुनहो के साथ हैंडशेक करती है। वही ड्योको कहता है मैं म्योंगो ग्रुप के सीईओ से बात कर लूंगा, मुझे उम्मीद है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जुनहो और सियोन को एक कार में बैठे हुए, जहाँ सियोन कहती है मिस्टर सीईओ जुनहो आप म्योंगो ग्रुप के बारे में कितना जानते हैं, जिस पे जुनहो कहता है वेल मैं इतना जानता हूँ कि वो कोरिया में नंबर 1 है। सियोन कहती है वो लोग प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी फ्रॉड का इल्जाम नहीं है, वो बिल्कुल क्लीन है और उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ। पर घटनाएं तो सबके साथ होती हैं। एक्चुअली में चोई की बड़ी बेटी को 9-yin-7 सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हो गई है, जिसका इलाज करने का एक तरीका ये है कि सिंडर फॉक्स के कोर का इस्तेमाल किया जाए। आज से 29 साल पहले स्पेक्टर, जिसे कि आज तक का सबसे महान प्लेयर माना जाता है, उसने सिंडर फॉक्स को मारा था और इस बात की पुष्टि की थी कि इससे इलाज हो सकता है। जब वो दोनों चोई के घर पर पहुंचते हैं तो जुनहो को वो जगह बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, जिसपे सियोन पूछती है क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो। जुनहो कहता है वेल आया तो हूँ बट बहुत समय पहले। बट तभी गेट ओपन होता है और हम वहाँ पर देखते हैं चोई को, जो आते ही पहले जुनहो को थैंक्स बोलने लगता है क्योंकि उसने लोगों की सुरक्षा के लिए कई सारे अनक्लियर्ड गेट्स को क्लियर कर दी, मोस्टली 2 के। जब जुनहो हैंडशेक करता है तो उसे रियलाइज होता है कि चोई का हाथ कांप रहा है। वही चोई कहता है मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, प्लीज मेरी बेटी हिसुन को उस बीमारी से बचा लो। वो सभी लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर चोई सीधे बात पर आता है और कहता है मैं उस सिंडर फॉक्स के लिए 15 बिलियन वॉन दे सकता हूँ और साथ में कोई भी एसेट या कोई मटेरियल जो तुम चाहो उस सिंडर फॉक्स के कोर के बदले। बट जुनहो इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। चोई कहता है अगर ऐसी बात है तो 25 बिलियन वॉन या तो फिर कहो कि 30 बिलियन वॉन, क्या इतना भी काफी नहीं होगा। जुनहो कहता है नहीं, बात ऐसी नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप और भी कमीशन को बढ़ा दीजिए, बल्कि मैं तो 10 बिलियन वॉन में ही काम कर लूंगा और मुझे किसी एसेट की भी जरूरत नहीं है। चोई पूछता है ऐसा किस लिए। जुनहो कहता है वेल मैं कभी उन लोगों का फायदा नहीं उठाता जो कि अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और बस इसी के साथ ये डील लॉक हो जाती है 10 बिलियन वॉन में। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सियोन और जुनहो ये दोनों वापस आ चुके हैं, जहाँ सियोन कार को पार्क करने के लिए जा रही थी, बट तभी वो कहती है मिस्टर जुनहो क्या आपने इंस्पेक्टर के बारे में वो कहानी सुनी है। जुनहो पूछता है कौन सी कहानी। सियोन कहती है वेल हमारे प्रेसिडेंट इसके बारे में कई बार बातें करते रहते हैं। वो कहानी कुछ ऐसी है कि अब तक का सबसे महान प्लेयर यानी कि इंस्पेक्टर के माता पिता को बचपन में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर कभी भी उन लोगों का फायदा नहीं उठाता जो कि अपने परिवार को बचाना चाहते हैं या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। वेल सच बताऊं तो पहले मुझे यकीन नहीं होता था क्योंकि इतना ताकतवर प्लेयर ऐसा कैसे हो सकता है, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इंस्पेक्टर सच में एक अच्छा प्लेयर रहा होगा। पर खैर अब क्या ही कर सकते हैं, ये बात तो इंस्पेक्टर ही जानते हैं, वो इंस्पेक्टर जो कि मेरे आइडल है। जुनहो ये बात सुन के काफी हैरान होता है क्योंकि सियोन उसे ही जुनहो को नहीं बल्कि इंस्पेक्टर को अपना आइडल मानती है। बट वो कहता है तुम ही ये दोनों बातें कह रही हो कि तुम्हें इंस्पेक्टर अच्छा नहीं लगता है, देन वो अच्छा लगता है और अब वो तुम्हारा आइडल है। खैर ये बात तो इंस्पेक्टर ही जानता होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं जानता। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जुनहो को ड्योको के साथ, जहाँ ड्योको पूछता है और भैया बताओ मिस चा सियोन कैसी थी। जुनहो कहता है वेल अभी तो हमने सिर्फ 2 ही घंटे साथ बिताए हैं, पर इससे मैं इतना बता सकता हूँ कि उसे चीजों को अच्छे से मैनेज करना आता है। ड्योको कहता है जल्द ही तुम उसके बारे में समझ जाओ कि वो कितने स्किल्ड है। वो चाहती तो अपनी स्किल्स के थ्रू किसी एक फेमस गिल्ड या बड़ी कंपनी में काम कर सकती थी, पर वो हमारे साथ सिर्फ इसीलिए काम कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये एसोसिएशन इंस्पेक्टर से काफी जुड़ा हुआ है। ड्योको जुनहो को एक लैब में ले जाता है जहाँ वो उसे कई सारे वेपन्स दिखाता है और बताता है कि जब तुम उपस्थित नहीं थे तब तक हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। अगर यकीन नहीं होता तो इस स्वॉर्ड में हल्के से मैजिक का इस्तेमाल करके देखो। जुनहो जब हल्के से मैजिक का इस्तेमाल करता है तो वो काफी हैरान रह जाता है। ड्योको बताता है ये स्वॉर्ड मैजिक को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब तुम सिर्फ हल्के से ही मैजिक से इस स्वॉर्ड को एक आर्टिफिशियल की स्वॉर्ड बना सकते हो जो कि काफी इफेक्टिव
एक्टिव है और वहाँ पर तुम्हें वो जो शील्ड दिख रही है, अगर तुम उसमें अपने मैजिक को इन्फ्यूज करते हो तो फिर तो पूछो ही मत क्या होगा। और वो जो तुम्हें मैजिक बॉम्ब दिख रहा है वो तो अलग ही लेवल पर है। जुनो कहता है तो क्या सच में आज के प्लेयर्स इन सभी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं? ड्योको कहता है वेल ये सभी वेपन्स काफी हाईटेक हैं, तो उनके पास तो कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो इस्तेमाल ना करें। इवन रैंकर्स भी ऐसे ही वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। जुनो कहता है वेल पहले तो वो कस्टम मेड वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, बट अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, ना ही इन वेपन्स में और ना ही खिलौनों में, क्योंकि एक असली शिकारी के सामने ये सब बेकार है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है और वो मैजिक तक को काट सकता है, उसके सामने ये सब किसी काम के नहीं है। ये सब तभी काम आ सकते हैं जब कोई अपने से लोअर लेवल्स के मॉन्स्टर से लड़े। सच बताओ तो पहले ही हमारा सिस्टम हमारे साथ काफी फेयर है। वो हमेशा हमें ऐसे ही अपोनेंट देने की कोशिश करता है जिनके स्टैट्स हमसे सिमिलर हो, जिससे कि हम सभी अपने एक्सपीरियंस और ताकत के दम पर ग्रो कर सके। बट इन सभी वेपन्स की वजह से प्लेयर्स कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि सिमिलर स्टैट्स होने के बावजूद भी उनके पास एडवांटेज होता है और इसी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते होंगे। उन्होंने कभी भी मौत का सामना नहीं किया होगा, तो जाहिर सी बात है अगर किसी दिन इन वेपन्स ने उन्हें धोखा दे दिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय मौत के इंतजार का। जुन्हो की नजर कोने में पड़ती है जहाँ पर एक स्वॉर्ड रखी थी। वीडियो को बताता है वेल ये स्वॉर्ड भी सेम मटेरियल से ही बना है, बट ये मुझे ज्यादा यूजफुल नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसे साइड में रख दिया। जुन्हो उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिसे देखकर ड्योको भी हैरान रह जाता है। वही जुन्हो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सच बताऊं तो इन पिछले 25 सालों में दुनिया सच में बदल चुकी। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं 3 महीने पहले अपीयर हुए ट्यून के उस गेट जहाँ पर कई सारे प्लेयर्स और रिपोर्टर्स इकट्ठा हो रहे थे। वहीं पर जुन्हो और सियोन भी मौजूद होते हैं। जुन्हो कहता है यहाँ पर काफी रिपोर्टर्स हैं और काफी अच्छी खासी मात्रा में प्लेयर्स भी मौजूद हैं, आखिर यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं? सियोन बताती है कि हर कोई सिंडर फॉक्स के कोर के लिए काफी एक्साइटेड है, और अगर बात की जाए प्लेयर्स की तो तुम्हें यानी कि जुन्हो को शामिल करने के साथ ही 27 प्लेयर और भी इस गेट में एंटर होने वाले हैं, और इसमें से कई सारे तो गिल्ड्स के भी हैं। सियोन जुन्हो को चाय देती है और जब जुन्हो उस चाय को पीता है तो वो काफी उसकी तारीफ करता है, जिसपे सियोन कहती है वेल ये तुलसी की बनी हुई चाय है, क्या तुम्हें पसंद में आई? जुन्हो कहता है 1 कप और बना के रखना, मैं जब वापस आऊंगा तब उसे पीऊंगा, और हाँ तैयार हो जाओ, कल से तुम्हें काफी जल्दी उठना होगा। सियोन पूछती है जल्दी क्यों? इस पे जुन्हो कहता है क्योंकि आज के बाद मेरे पास कमीशन रिक्वेस्ट की लाइंस लगने वाली है। जुन्हो जब आगे बढ़ता है तो सभी रिपोर्टर्स उसे देखते रह जाते हैं, उसमें से कई सारे हैरान थे क्योंकि इतने दुबले पतले बंदे ने 2 अनक्लियर गेट्स को क्लियर कर दिया, और इसके पास जो वेपन्स है वो भी कुछ खास नहीं है, बट एंड ऑफ द डे वो सब कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं। 11:28 पर बर्निंग ड्यून्स में सभी प्लेयर्स की एंट्री होती है, जहाँ उस ड्यून में चारों तरफ रेत ही रेत ही। वहीं एक बंदा कहता है सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है चा मिन वो, मैं हूँ स्योंघाई गिल्ड का मेंबर जो कि कोरिया में 13th रैंक बनाता है। ये सुन के सब लोग बहुत ही हैरान रहते हैं। वही वो कहता है तो अब जब तुम सब ये जान ही चुके हो तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। देखो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी ऐसे गेट को अकेले क्लियर नहीं कर सकता, तो इसी वजह से मेरे गिल्ड ने कहा है कि जो लोग भी मेरे साथ मिलकर काम करेंगे उन्हें 10 मिलियन वॉन दिया जाएगा, पर इसके बदले में ऑब्वियसली सिंडर फॉक्स का कोर मैं रख लूंगा। सभी प्लेयर्स काफी समय तक सोचते हैं, बट वो समझ जाते हैं कि वो सभी मिलकर भी वो की मदद के बिना उस सिंडर फॉक्स को नहीं हरा पाएंगे। इसी वजह से वो 10 मिलियन वॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं सिंडर फॉक्स के कोर को छोड़ते हुए। बट जुन्हो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है मैं अकेले ही काम करूंगा। वही एक बंदा कहता है टीम लीडर आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भले ही इसने 2 गेट्स को क्लियर किया हो, बट ऐसी जगह पर अकेले रहना ये तो बेवकूफी है। वो कहता है वेल मैंने कब कहा कि मुझे उसकी फिक्र है, बाहर में जाए वो। जुन्हो उस रेगिस्तान की तपती धूप में आगे बढ़ता रहता है, जहाँ वो इस वक्त सिंडर फॉक्स के बारे में ही सोच रहा होता है। सिंडर फॉक्स जो कि मॉन्स्टर और मिथिकल क्रीचर की तरह ही होते हैं, या तो फिर कहें कि उनके बीच में आते हैं। एक ऐसे बॉस मॉन्स्टर जो कि हजारों साल तक ग्रो करते रहते हैं और फिर वो 9 टेल को अचीव करते हैं, बिल्कुल ही उस फेमस एनिमे के अंदर मौजूद उस मेन कैरेक्टर के अंदर रहने वाले उस बीस्ट की तरह जिसके पास 9 टेल्स हैं। अगर सिंडर फॉक्स के टेल्स की बात की जाए तो वो जितनी ही ज्यादा ग्रो होती जाती है उनकी ताकत भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जितनी बार सिंडर फॉक्स की टेल इंक्रीज होती है उतनी ही बारी उन फायर फॉक्स सोल्जर्स की संख्या भी इंक्रीज होती है जिन्हें वो कमांड कर सकता है। मुझे ये तो नहीं पता कि इस गेट के अंदर जो सिंडर फॉक्स मौजूद है उसके पास कितने टेल्स हैं, तो फिलहाल तो मुझे बस तलाशी ही करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो और उसकी टीम पर कई सारे फायर फॉक्स अटैक कर देते हैं, बट जैसे ही वो सभी फायर फॉक्सेस उनकी तरफ बढ़ रहे थे हमें पता चलता है कि वो और उसकी टीम ने पहले ही एक ट्रैप सेट करके रखा था। इस ट्रैप की वजह से उनमें से आधे से भी ज्यादा फायर फॉक्स मारे जाते हैं। वही वो कहता है ये ट्रैप 2nd फ्लोर पर पाई गई वो टेक्नोलॉजी है जिसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है, तो जीत तो हमारी हो। वही बाकी सब भी काफी खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि वो उन सभी फॉक्स पर भारी पड़ रहे थे। बट तभी अचानक एक बड़ी
बड़ी सी परछाई उनके ऊपर आ जाती है और जब वो अपनी नजरें सामने करते हैं तो वो देखते हैं कि सिंडर फॉक्स वहाँ पर आ चुका है। जब उस सिंडर फॉक्स की नजर अपने सोल्जर्स यानी कि मरे हुए फायर फॉक्स पर पड़ती है तो वो काफी भड़क जाता है। जब वो लोग सिंडर फॉक्स की टेल्स को गिनना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पास 9 टेल्स हैं और अब तक के महान प्लेयर स्पेक्टर ने जिस सिंडर फॉक्स को बहुत ही मुश्किल से हराया था उसके पास सिर्फ 6 टेल्स थी। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि शायद ये लड़ाई काफी मुश्किल होने वाली है। वहीं वो कहता है ध्यान बिल्कुल मत भटकने दो, अपने हमले पर अपना पूरा फोकस करो। वो सोचता है भले ये फॉक्स कितना भी ताकतवर हो, भले इसके पास 9 टेल्स है, पर जो ट्रैप्स मैंने इसके लिए सेट किए हैं उससे ये बच नहीं पाएगा और अगर एक बार वो उसमें फंसा तो इसका खेल खत्म, जिसके बाद मैं स्पेक्टर को भी सरपास कर जाऊंगा क्योंकि मैं हराऊंगा इस 9-10 वाले सिंडर फॉक्स को। वो को पूरा यकीन था कि वो ये लड़ाई जरूर जीत जाएगा, पर तभी सिंडर फॉक्स फायर ब्रेथ से अटैक करता है और सिर्फ इस एक हमले में वो के सभी ट्रैप्स चकनाचूर हो जाते हैं और कई सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। वो सोचता है ना ही हमारा कोई वेपन हमारे काम आया और ना ही किसी हमारी रणनीति ने हमारा साथ दिया। आखिरकार हम इतने बड़े हैवान को हराएंगे कैसे? इसे हराना नामुमकिन है। क्या ऐसे ही मेरी मौत होने वाली है? वहीं सिंडर फॉक्स एक बार और हमला करने के लिए तैयार था, पर तभी अचानक वो के सामने सीओ जुनहो आ जाता है। वहीं सिंडर फॉक्स अपना अटैक लॉन्च करता है, पर जुनहो उस अटैक को बीच में से कट करके रख देता है। जुनहो कहता है जितने भी सर्वाइवर्स बचे हैं उन्हें अपने साथ लो और यहाँ से निकल जाओ। वो पूछता है तुम्हारा क्या? जुनहो कहता है मेरा? वेल तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे खत्म किए बिना तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला। सिंडर फॉक्स अगेन अटैक करने के लिए तैयार होता है। जुनहो कहता है क्या एक बार में तुम सबको समझ नहीं आता? निकलो यहाँ से। जो सुन के ना चाहते हुए भी वो को वहाँ से जाना पड़ता है। जुनहो कहता है तो अब जब वो सभी नमूने यहाँ से जा चुके हैं तो हम इस फाइट को स्टार्ट करें। सिंडर फॉक्स अगेन अपने अटैक को रेडी करता है और कई सारे अटैक जुनहो पर करता है, पर जुनहो फ्रोस्ट क्वीन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए बच रहा था, जिसे देखते हुए सिंडर फॉक्स एक बड़े से फ्लेम ब्लास्ट से जुनहो पर हमला करता है और अगर ये ब्लास्ट जुनहो को हिट करता तो जुनहो का बचना काफी मुश्किल होता। तभी वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट। सिंडर फॉक्स अपने क्लोज से उस ब्लास्ट में अगेन अटैक करता है ताकि जुनहो के बचने का कोई चांस ना हो, बट जुनहो वहाँ से हट जाता है और सीधे फ्रोस्ट क्वीन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्टेप्स परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट करने लगता है। जुनहो को अब तक इतना तो पता था कि जैसे जैसे इनकी टेल्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ताकतवर होते जाते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी है कि जैसे जैसे इनकी टेल्स घटती जाएगी ये उतने ही कमजोर होते जाएंगे। इसलिए जुनहो ऊपर से ही फ्रोस्ट की एक एरियो क्रिएट करते हुए उस सिंडर फॉक्स के टेल को ही काट देता है। दूसरी तरफ बाकी सभी रिपोर्टर्स 10 घंटे से उन सभी प्लेयर्स का वेट कर रहे थे जो कि उस गेट के अंदर गए थे और वो यही उम्मीद लगा रहे थे कि सभी प्लेयर्स सुरक्षित वापस आ सकें, पर शायद उनकी उम्मीद का कोई अर्थ नहीं था क्योंकि गेट के अंदर मौजूद सभी प्लेयर्स में से पहले ही काफी मारे जा चुके थे। जुनहो सिंडर फॉक्स के और भी कई सारे टेल्स को फ्रीज कर देता है और कहता है ये पहली बार है जब तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है। तुम्हारे पास कोई भी प्राकृतिक दुश्मन या राइवल नहीं है तो जरूर तुमने कई सारी अनगिनत प्लेयर्स को हंट किया होगा, पर अब बारी है तुम्हारी। अब समय आ चुका है कि तुम्हारे जैसा एक शिकारी अब मेरा शिकार बनेगा। ये बात सुन के सिंडर फॉक्स काफी भड़क जाता है, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर जुनहो पर हमला करने लगता है, पर तभी अचानक जुनहो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से सिंडर फॉक्स की नजर दूसरी तरफ जाती है। जुनहो उस पर फैटल अटैक लैंड करते हुए कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ऐसे ही करके उनकी फाइट काफी लंबे समय तक चलती रहती है, जहाँ जुनहो लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही सिंडर फॉक्स पर हमला किए जा रहा था। वहीं पहली बार अपनी मौत को सामने देखकर वो सिंडर फॉक्स काफी डर जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट करता है। जुनहो कहता है कितना ड्रामेटिक है ये, आखिर तुम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो जब तुम्हें पहले से ही पता है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो? तुम्हें इतना तो पता ही है कि अब ये सब करने के लिए बहुत देरी हो चुकी। जुनहो अपने हाथ को आगे करता है और तभी वो इस्तेमाल करता है फ्रोस्ट स्किल्स का, जिससे एक बड़ा सा बर्फ का बना हुआ नुकीला वेपन सीधे जाके सिंडर फॉक्स को हिट करता है, जिसकी वजह से सिंडर फॉक्स वहीं पर मारा जाता है। पर इस ताकत का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जुनहो भी वहीं पर बेहोश पड़ जाता है। जुनहो के सिस्टम पर मैसेज आता है तुमने सिंडर फॉक्स को हरा दिया है और इनाम के रूप में तुम्हें मिलता है सिंडर फॉक्स का कोर। गेट के बाहर 13 घंटे बाद कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर सभी रिपोर्टर्स को रियलाइज होता है कि शायद अब वो सभी प्लेयर्स वापस आ रहे हैं और उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी जल्दी इस गेट को क्लियर कर लिया। सबसे पहले उस गेट के अंदर से स्योंगाई गिल्ड का चा मिन वो बाहर आता है और बाद में बाकी के जख्मी प्लेयर्स, साथ में ही जुनहो को भी बाहर लाया जाता है क्योंकि अब वो गेट क्लियर हो चुका था। पर इन सब में जुनहो बेहोश हो जाता है। पहले तो वो फर्स्ट एड करवाता है, वहीं उसे ये क्लियरली सुनाई दे रहा था कि कई सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे कि आखिरकार कैसे उसने इस गेट को क्लियर किया। इस वक्त सभी रिपोर्टर्स का ध्यान वो की तरफ ही था, जहाँ अभी उनके दिमाग में कई सारे सवाल थे कि वो ने कैसे सिंडर फॉक्स को हराया जिसके पास 9 टेल्स थे और वो कितना कठिन
था, साथ में वो हमेशा एक हीरो बनना चाहता था, तो अब उसे कैसा लग रहा है वो सोचता है तो ये एहसास होता है तारीफ का। ये बिल्कुल नशे की तरह है। वो को अपने बचपन का एक मोमेंट याद आता है जहाँ पर उसकी टीचर ने पूछा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, जहाँ पर वो ने क्लियरली बताया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल इंस्पेक्टर की तरह ग्रेट हीरो बनना चाहूंगा। पर वो इस नशे की चपेट में नहीं आता, जिसके बाद वो सच बताता है और कहता है यहाँ पर मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए, मैं अब सब कुछ बताता हूँ कि आखिरकार उस गेट के अंदर असलियत में हुआ। अगली सुबह जुनहो की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं बिल्कुल 6 बजे, जहाँ पर सियोन भी मौजूद थी। सियोन पूछती है अब कैसा लग रहा है? जुनहो कहता है वेल मुझे ठीक ही लग रहा है। वही सियोन कहती है जब तक तुम बेहोश थे तब तक मैं सभी कमीशन रिक्वेस्ट को रिसीव कर रही थी और कल तुमने जो कहा था वैसा ही हुआ। सच बताऊं तो आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। जुनहो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे सियोन पूछती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, जिसपे जुनहो बताता है मुझे जल्दी ही चोई से मिलना होगा, वो जरूर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे कुछ हुआ नहीं है। वो तो उस वक्त बस मेरी एनर्जी थोड़ी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। जब मैं उनसे और एक असली पेशेंट से मिल लूंगा तो मैं आराम कर लूंगा। जुनहो सीधे जाता है चोई के पास, जहाँ चोई पहले तो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैंने सुना कि तुम बेहोश पड़ गए थे। जिसपे जुनहो कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैंने सोचा कि आपकी बेटी का इलाज कर देता हूँ, देन मैं रेस्ट कर लूंगा। चोई जुनहो को थैंक्स बोलता है और कहता है क्या तुम सच में इलाज कर पाओगे, क्योंकि उस कोर को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। जुनहो कहता है एक्चुअली पहले ही मुझे प्रेसिडेंट ने इंस्पेक्टर की टेक्निक के बारे में बताया है, तो जैसे इंस्पेक्टर ने किया था वैसे ही मैं भी कर लूंगा। और तभी वो उस कोर को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से चोई को काफी गर्मी लगने लगती है, मतलब वो उस कोर की एनर्जी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था। जुनहो समझ जाता है कि नॉर्मल ह्यूमंस जिनके पास सिस्टम नहीं है या तो फिर वो प्लेयर्स नहीं है, वो कभी भी इस कोर की हीट एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो सबको बाहर भेज देता है एंड देन वो चोई की डॉक्टर का खुद ही इलाज करने लगता है। जुनहो जब हेसुन की कंडीशन देखता है तो उसे सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि टारगेट के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरमीडिएट यिन एनर्जी है, जिससे कि फ्रोस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए एब्जॉर्ब किया जा सकता है और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से मैजिक स्टैट भी काफी बढ़ जाएगा। जुनहो सोचता है फ्रोस्ट स्किल एक बहुत ही पावरफुल स्किल है जो कि अटैक और डिफेंस दोनों में काम आती है, और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं इसे और भी बढ़ा सकता हूँ, वो भी यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए, जिससे कि मेरा मैजिक स्टैट भी बढ़ेगा। इवन मेरी पुरानी स्किल डार्कनेस भी इतनी ऑसम नहीं थी। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि फ्रोस्ट स्किल ऐसा कुछ कर सकती है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी वो डार्कनेस उसके पास भी कोई रास्ता हो जिससे कि वो यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। खैर मुझे एक बार तो चेक करना ही पड़ेगा, फिलहाल के लिए तो मैं उसे बाद के लिए छोड़ता हूँ। मुझे अभी इस 9 यिन सेवरेंस सिंड्रोम का इलाज ही करना है, अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो इससे पेशेंट को ही दिक्कत होगी। जुनहो फ्रोस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस यिन एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। जब पिछली बार वो कोर का इस्तेमाल करते हुए उस यिन एनर्जी को बाहर निकाल रहा था तो पेशेंट को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, बट फ्रोस्ट स्किल की वजह से पेशेंट को ज्यादा कुछ फील भी नहीं हो पा रहा था, जिससे ये तो क्लियर था कि ये तरीका और भी सेफ है। थोड़े समय बाद बाहर चोई और सियोन ये दोनों वेट कर रहे थे और तभी जुनहो बाहर आता और बताता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो जल्द ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। जो सुन के चोई वहीं पर रोने लगता है। एसोसिएशन में वापस जाते वक्त जुनहो सियोन को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ये डील काफी स्मूथली हो पाई। वहीं जुनहो जाते वक्त ही वो तुलसी की बनी हुई चाय पीते वक्त चोई से हो रही अपनी कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ चोई जुनहो को थैंक्स बोलता है और ये भी बताता है कि पहले तो मैं और भी बढ़ाने वाला था उन पैसों को, बट फिर तुमने ही उसे कम कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम 10 बिलियन वॉन में ही मान जाओगे। जुनहो कहता है वेल क्या ही कर सकते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैंने उतनी ही कीमत ली है जितने की मुझे जरूरत थी। चोई कहता है इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आगे अगर तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो ये जरूर याद रखना कि म्योंगो ग्रुप जितना हो सकेगा उतना तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जुनहो सोचता है कोरिया का नंबर 1 कंपनी म्योंगो ग्रुप, बात की जाए तो जहाँ तक हमारी नजर जाती है वहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस है और इनका असली हथियार है म्योंगो ग्रुप के लीडर का, यानी कि चोई का बड़ा बेटा जो कि स्कारलेट टावर का गिल्ड मास्टर है। वो स्कारलेट टावर जो कि इस पूरे कंट्री में 5th रैंक पर है, अगर जरूरत पड़ने पर वो लोग मेरे साथ हों तो मुझे काफी फायदा होगा। ड्यूक को जुनहो को बताता है कि उसे चोई का कॉल आया था और वो काफी खुश था और वो एक बार फिर से तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था। तभी जुनहो वहाँ पर सिंडर फॉक्स के कोर को निकालता है, जिसे देखकर ड्यूक को काफी हैरान रह जाता है और कहता है आखिर ये तुम्हारे पास अब तक क्या कर रहा है। जुनहो कहता है वेल मुझे इसका इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, मुझे सिस्टम ने बताया कि मैं फ्रोस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो इसी वजह से उस इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे इस सिंडर फॉक्स के कोर का इस्तेमाल नहीं करना। तो अब मैं इसके अंदर मौजूद इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए और भी ताकतवर हो सकता हूँ, और फिक्र मत करो पहले से मेरा लेवल कंपैरेटिवली काफी बढ़ भी चुका है। डेको कहता है अगर ये ऐसा कर सकता है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये यानी कि तुम्हारी ये फ्रोस्ट स्किल आइटम्स के अंदर से भी यिन एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है। जुनहो कहता है सच बताऊं
हूँ तो मुझे इसका अंदाजा नहीं है, तो इसी वजह से हमें किसी ऐसे आइटम की तलाश करनी पड़ेगी जिसके अंदर काफी मात्रा में येन एनर्जी हो, और वो चीज हमें मिलेगी प्लेयर्स के ब्लैक मार्केट में। डेको कहता है कम ऑन, पिछली बार की तरह वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करना। जुनहो कहता है मैंने कब कुछ किया। अगले दिन जुनहो ब्लैक मार्केट के लिए निकल जाता है, जिसके लिए वो पहले पहुंचता है एक थिएटर में और वहाँ पर बुक करता है एक स्पेसिफिक सीट। वो स्पेसिफिक सीट बेसिकली एक टेलीपोर्टेशन सीट थी, जिससे कि टेलीपोर्ट होकर जुनहो पहुंचता है इथोपिया के अंडरग्राउंड सिटी में, जहाँ पर प्लेयर्स या तो फिर कहें कि नॉन प्लेयर्स दोनों का ब्लैक मार्केट है। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफी अलग है नॉर्मल प्लेयर मार्केट के मुकाबले, और यहाँ पर आना भी काफी मुश्किल होता है। एंड ऑब्वियसली अगर ये एक ब्लैक मार्केट है तो यहाँ पर चोरी बहुत ही आम बात थी। लोग कईयों को धमकाते थे और वही कई लोग बात कर रहे थे कि हाल ही में किम वू जोंग जो कि 9 हेवेंस में से हैं, वो आजकल देखे नहीं जा रहे। तो आखिरकार एसोसिएशन का कब तक इरादा है इंस्पेक्टर को छुपाने का। वही जुनहो समझ जाता है कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं वो या तो कमजोर हैं या तो फिर वो किसी के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर वो ताकतवर होते तो वो सेकंड फ्लोर पर चले जाते, पर अभी वो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। तो इसका मतलब उसे यहाँ पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जुनहो के सामने अचानक 2 हट्टे कट्टे बंदे आ जाते हैं। जुनहो कहता है सामने से हट जा, और वो बंदे हट भी जाते हैं, जो सोच के जुनहो काफी हैरान भी होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। जुनहो जाता है सीधे एक शॉप पर ताकि वो आर्टिफैक्ट खरीद सके, जहाँ का ओनर उसे कुछ आर्टिफैक्ट दिखाता भी है। पर जुनहो कहता है मुझे एक प्लेयर ने बताया था कि यहाँ पर एक और शॉप है जो कि काफी सीक्रेट है, तो तुम मुझे वहाँ तक लेकर चलोगे। ओनर कहता है ये तुमसे किसने कहा, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुनहो कहता है अगर तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलते हो तो मैं जरूर वहाँ से कुछ न कुछ खरीदूंगा, जिस पे वो ओनर मान जाता है। एंड देन वो ले जाता है उस सीक्रेट शॉप पर, जहाँ पर जुनहो को कई सारे आर्टिफैक्ट्स दिखते हैं, जिसके अंदर से वो येन एनर्जी को काफी क्लियरली सेंस कर पा रहा था। वहीं उसे एक ऐसा वेपन भी मिलता है जिसके अंदर उतनी ही येन एनर्जी थी जितनी उसने चोई की बेटी में से एब्जॉर्ब की थी। इसी वजह से वो उस वेपन को बाय कर लेता है एंड बाकी के और कुछ वेपन्स भी खरीदता है। उन वेपन्स को खरीदने के बाद जुनहो एक बार में बैठा हुआ था, जहाँ वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और कहता है मुझे कोरिया के एक मार्केट में टेलीपोर्ट होना है, तो उसका बंदोबस्त कर दो। बार कीपर कहता है वेल टेलीपोर्ट होने के लिए अभी 10 मिनट वेट करने पड़ेंगे। जुनहो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तब तक मैं ये ड्रिंक ही खत्म कर लेता हूँ। वहीं थोड़ी दूर पर ही 3 लोग जो कि गंगनम ट्रायो के नाम से फेमस थे, उनकी नजर जुनहो पर पड़ती है और उसे देखकर वो पहचान जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसने सिंडर फॉक्स तक को मार डाला। उनमें से उनका लीडर आकर कहता है सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी और हमारी वजह से लोग काफी आसानी से सुरक्षित रूप में ऐसे सड़क पर घूम पाते हैं। बट जुनहो कुछ जवाब नहीं देता। वो एक बंदा कहता है अरे छोरे भाई थारे से बात कर रहे हैं, तन्ने समझ नहीं आ रहा कि। जुनहो फिर भी इग्नोर कर देता है। वही उनका लीडर कहता है तुम मेरी इस सुंदरता को देख पा रहे हो, इसे बनाने में मुझे 5 साल लग गए। जुनहो ये बात भी इग्नोर कर देता है। वही वो हट्टा कट्टा बोलता है थारे को समझ नहीं आ रहा सके। जुनहो कहता है देखो मैं तुम जैसे मामूली गटर के कीड़ों से मुंह नहीं लगाना चाहता, तो अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। अब ये सुन के गंगनम ट्रायो काफी भड़क जाते हैं। जुनहो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कोई अफसोस नहीं होगा तुम सभी को सबक सिखाने में। जुनहो पूछता है बारकीपर टेलीपोर्टेशन के लिए अभी कितना टाइम लगेगा, जिसपे बारकीपर बताता है कि अभी 4 मिनट। जुनहो कहता है 4 मिनट तो इनके लिए बहुत ज्यादा होगा। जुनहो एक डैगर को उठाता है और कहता है तुम लोग इतने भी काबिल नहीं हो कि मुझे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़े। वही वो हट्टा कट्टा बंदा कहता है थारे को पता नहीं है तो इस वक्त किसके सामने है। वो बंदा जुनहो पर हमला कर देता है, बट जुनहो उस अटैक को सिर्फ एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और उसी पर काउंटर अटैक करते हुए उसे एक ही अटैक में धराशाही कर देता है, जो देख के सब काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो क्लियर था कि जुनहो ताकतवर है, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक न्यूबी जो कि अभी अभी डेब्यू कर रहा है वो गंगनम ट्रायो को इतनी आसानी से टेक डाउन कर सकता है। वही एक दूसरा बंदा जुनहो पर हमला करता है, जिसके अटैक को ऑब्वियसली जुनहो काफी इजीली ब्लॉक कर जाता है। वो बंदा हमले किए जा रहा था, जुनहो उस अटैक्स को ब्लॉक किए जा रहा था। वही उनका लीडर सोचता है ये बस एक न्यूबी है जिसने कुछ मॉन्स्टर्स को मारा है, मुझे पूरा यकीन है कि इसने इससे पहले किसी इंसान को तो बिल्कुल नहीं मारा होगा और इसी वजह से इसके पास तजुर्बे की तो पूरी कमी होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरा साथी उसे आराम से संभाल लेगा, क्योंकि हम किसी को मारने में हिचकिचाते नहीं। पर तभी जुनहो उस बंदे का हाथ तोड़ देता है और अब वो गंगनम ट्रायो के 2 मेंबर्स को टेक डाउन करने के बाद बढ़ता है उनके लीडर की तरफ। उनका लीडर भी जुनहो पर हमला करता है, बट जुनहो उन सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास आता है और अपने डैगर को उसके दोनों हाथों में धसाते हुए दीवार पर टांग देता है। जिसके बाद जुनहो पहुंचता है उसी पहले बंदे के पास और कहता है अगर आगे तुम मुझे कभी दिखे तो मैं अगली बार तुम सब पर रहम नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए शुक्र मनाओ कि मेरा मूड अच्छा है। कई लोगों ने इस फाइट की वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी, जिसे वो इंटरनेट पर अपलोड करते थे, जहां सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक न्यूबी जो कि हाल ही में सबके सामने आया, उसने 3 ऐसे प्लेयर्स को हरा दिया जो कि ऑलमोस्ट लेवल 20 पर थे। जुनहो टेलीपोर्ट होकर वापस कोरिया के मार्केट में आता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक कार में एक बंदा कहता है ये वीडियो ब्लैक मार्केट की है, जो कि कुछ समय पहले
ही अपलोड की गई है। इस प्लेयर ने 3 प्लेयर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया जो कि लगभग 20 लेवल के थे। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले ये काफी ऊपर तक जा रहा है। आपका इस पर क्या विचार है प्रिंसेस? वहीं वो लड़की कहती है उसका नाम क्या था? इधर जुंगहो जब वापस जा रहा था तो उसे कई लोग रोक लेते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक वो वीडियोस देख ली। जुनहो सोचता है अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मुझे वापस पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तभी वहाँ पर वो लड़की पहुंच जाती है जो कहती है क्या हम कुछ समय बात कर सकते हैं? जुनहो जब उसे देखता है तो सोचता है ब्राइट ऑरेंज हेयर, एक स्ट्रॉन्ग हीट एनर्जी जो कि मैं पास रहने से ही फील कर पा रहा हूँ। अगर इन सबको किसी से मैच कराया जाए तो ये मैच होता है बिग 6 गिल्ड के एक मेंबर से, यानी कि डोकाएबिस प्रिंसेस जूहा से। जूहा कहती है ये मेरा कार्ड है एंड देन वो जुनहो से पूछती है कि क्या हम बात करने के लिए यही पास के कैफे में चल सकते हैं। एंड जुनहो जो कि पहले से ही वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था वो इस बात के लिए मान भी जाता है। कैफे में जूहा अपने मास्क और सनग्लासेस को निकाल देती है और कहती है सच में मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे ये चीजें भी पहनना पसंद नहीं है। जुनहो कहता है तुम्हारे पास तो फायर एबिलिटीज है ना? जूहा कहती है यही तो समस्या है, इसी वजह से मुझे ठंडी चीजें पसंद है। जुनहो सोचता है अफवाह ये है कि फिends भी इससे डरते हैं, तो क्या सच में ये नॉर्मल से दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक? जूहा बिना मोमेंट वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आती है और बताती है कि वो यहाँ पर जुनहो को अपनी टीम में लेना चाहती है, यानी कि अपने गिल्ड में, और उसे गिल्ड लीडर ने ही जुनहो को स्काउट करने के लिए भेजा था। जिसके बाद से जूहा काफी समय से जुनहो पर नजर रख रही थी और जब उसने उस ब्लैक मार्केट में हुई फाइट को देखा तो उसने यकीन कर लिया कि अब उसे जुनहो को अपने गिल्ड में ले लेना चाहिए। जूहा कहती है दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गिल्ड में से एक है और तुम्हारे प्लेयर स्टेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम एक डी रैंक के हो, जिसके बावजूद भी तुम इतने काबिल हो कि तुम इतने फेमस हो सके हो कि तुम्हें सब सुपर रूकी कहते हैं। तो सोचो अगर तुम्हारे पास और भी आर्टिफैक्ट्स और स्किल्स होती तो तुम कहां पर जाते? हमारा गिल्ड तुम्हें ये सब कुछ प्रोवाइड करा सकता है, साथ में ही तुम्हारी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी जिसके लिए एक पर्सनल कोर्स भी बनाया जाएगा और कोऑर्डिनेटर्स तुम्हें ट्रेन भी करेंगे। तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे एसोसिएशन के मुकाबले और साथ में ही तुम काफी फेमस भी हो जाओगे। और क्या मैंने ये बताया कि हमारे गिल्ड के पास एसोसिएशन के मुकाबले सेकंड फ्लोर की काफी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इस ऑफर को रिजेक्ट करने का कोई कारण है। बट जुनहो इस ऑफर को पूरे सम्मान के साथ रिजेक्ट कर देता है, जिसपे जूहा को पहले तो यकीन नहीं होता बट देन वो समझ जाती है कि शायद वो कुछ नहीं कर सकती। जुनहो ने यह ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि भले ही वो गिल्ड बड़ा है जिसमें जाने के बाद जुनहो को काफी फायदा भी होता, बट एक समय ऐसा आता जब जुनहो को लोगों के नीचे दबकर रहना पड़ता। उसे जो ऑर्डर्स मिलते उन्हें उसे फॉलो करना पड़ता एंड जो मिशन दिए जाते उन्हें उसे कंप्लीट करना पड़ता। और एसोसिएशन में रहते हुए जुनहो जो चाहे वो कर सकता है, उसे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसी वजह से जुनहो ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जूहा वहाँ से जाते हुए कहती है देखो अब अगर तुम रिजेक्ट कर ही रहे हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, बट आगे से सतर्क रहना। जुनहो कहता है क्या तुम मुझे अगली बार मारने के लिए आओगे? जूहा कहती है नहीं बेवकूफ, मेरा वो मतलब नहीं है। बात यह है कि हाल फिलहाल में सेकंड फ्लोर पर फिends काफी एक्टिव हो चुके हैं और ऑब्वियसली तुम्हारे इतने फेमस होने की वजह से वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, तो इसीलिए सतर्क रहना, क्योंकि अगर तुम उन फिends के हाथों इतनी आसानी से मारे जाओगे तो मुझे काफी बुरा लगेगा। और ये कहने के बाद जूहा वहाँ से चली जाती है। जुनहो वापस आता है एसोसिएशन में जहाँ वो डेको को सब कुछ बताता है, जिस पर डेको पूछता है आखिर तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? जुनहो कहता है कम ऑन, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत है नहीं। जिसके बाद डेको कहता है अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा अगर हम अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? जुनहो कहता है क्या अभी? मतलब मैं अभी कर तो दूंगा बट पहले तुम उसे बनवा लो। जिस पे डेको कहता है अरे फिक्र बिल्कुल मत करो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना के रखा है, हम तुम्हें हर एक फैसिलिटी देंगे जो तुम्हें चाहिए, बस तुम इसमें साइन कर दो और हमारे साथ जुड़े रहो। जुनहो कहता है बेशक, एंड देन वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और अब ऑफिशियली वो काफी लंबे समय तक एसोसिएशन के साथ जुड़ चुका है। जुनहो कहता है मैं जब ब्लैक मार्केट में गया था तो मेरा सामना गंगनम ट्रायो नाम के ग्रुप से हुआ था, तुमने भी वो वीडियो जरूर देख ही लिया होगा अब तक। पर क्या मैंने ये बताया कि मैंने चारा फेंक दिया है, अब बस इंतजार करना है बड़ी मछली के फंसने का, क्योंकि आज से एक हफ्ते बाद ही मैं ईस्टर्न सी गेट में जाने वाला हूँ। डेको पूछता है ईस्टर्न सी गेट ही क्यों और एक हफ्ते बाद ही क्यों? जिस पे जुनहो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही रीजन बता रखा है कि मुझे ईस्टर्न सी गेट क्यों जाना है, और एक हफ्ते बाद इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस और तैयारी करनी है। ये बात पूरे मीडिया में फैल जाती है, जहाँ पूरी मीडिया पर इस वक्त यही बातें चल रही थी कि जल्द ही सीईओ जुनहो ईस्टर्न सी गेट की तरफ जाने वाला है, और अगर वो गेट क्लियर हो गया तो कोरिया पहला ऐसा सेफ जोन बनेगा जिसमें कोई भी अनक्लियर्ड गेट नहीं है। वहीं पर सब लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि अगर अभी तक सीईओ जुनहो एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी पार्टनरशिप और भी मजबूत हो चुकी है। ये सब चीजें इस वक्त कार्ल साइनर भी देख रहा था। कार्ल साइनर वहाँ पर एक बंदे को बुलाता है और जब वो बंदा आता है तो कहता है क्या आपने मुझे बुलाया? कार्ल साइनर कहता है यही है वो जिसके पास टेम्पेस्ट है। वो बंदा कहता है मैंने तो सुना था कि टेम्पेस्ट तुषार वीसी की इन्वेंट्री में था। कार्ल साइनर कहता है इसने जानबूझकर ये बात छुपा कर रखी है, मुझे ये लगता है कि इसे ये बात पता चल चुकी है कि तुषार वीसी पर फिends
जिसने हमला किया है तो उससे इस वक्त हमारे बारे में अंदाजा लग चुका होगा। वो बंदा कहता है तो क्या अब मैं फर्स्ट फ्लोर पर चला जाऊं? कार्ल साइनर कहता है हमारे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसे नाजुक समय पर एसोसिएशन इन सब में इन्वॉल्व हो। तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा बचा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वो बंदा कहता है अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं तो शैडो ब्रदर्स एक अच्छी चॉइस होंगे। वो दोनों पावर के लिए पागल है। कार्ल साइनर कहता है अगर ऐसी बात है तो इस बार उन दोनों को ही ईस्टर्न सी गेट की तरफ भेज दो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है, भले ही उन्हें सेओ जुनहो को मारना पड़ जाए, पर मुझे वो टेम्पेस्ट चाहिए। तभी अचानक कार्ल साइनर की नजर काफी दूर पहाड़ों पर पड़ती है जिस पे वो कहता है सिट वो सोर्ड सेंट अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वहीं कार्ल साइनर सोचता है सोर्ड सेंट किम वो जो 9 हेवंस में से भले ही इस वक्त मैं एक आर्चर हूँ पर फिर भी वो मेरी पहुंच से दूर है। अगर वो नहीं होता तो इस वक्त टेम्पेस्ट मेरे पास होता और इसके लिए उसे पछताना पड़ेगा। सेओ जुनहो मैं यानी कि कार्ल साइनर तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नसीब तुम्हें छोड़कर चला ना जाए। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जुनहो को जहाँ वो एक्सरसाइजेस कर रहा होता है। वहीं उसे पता चलता है कि शैडो ब्रदर्स नाम का एक अमेरिकन ग्रुप यानी कि अमेरिकन डुओ नॉट अ ग्रुप उनकी रेड में एज अ मेडिक ज्वाइन होना चाहते हैं। जो देख के जुनहो समझ जाता है कि शायद उसने जो चारा फेंका था उसमें मछली फंस गई है। जुनहो अपनी वॉच गार्ड ऑफ डार्कनेस को फैलाता है ताकि वो अपने मैजिक को ट्रेन कर सके, जहाँ अब उसकी डार्कनेस उसके काफी कंट्रोल में थी। जैसे वो उसे हाय बोल रही है जुनहो सोचता है ईस्टर्न सी गेट आइलैंड ऑफ द फॉरगॉटन ड्रैगन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका बॉस मॉन्स्टर जरूर कोई ड्रैगन होगा। ड्रैगन्स काफी हाई क्लास के पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं और ईस्टर्न सी गेट में वो ड्रैगन है जिसे बिगिनर्स कभी टच भी नहीं कर सकते। मेरे अतीत में मैंने उनसे कई बार लड़ने की कोशिश की पर वो मेरे लिए काफी बैड मैच थे क्योंकि मेरे पास उड़ने की कोई एबिलिटी नहीं थी। तो अगर मुझे इस ड्रैगन से लड़ना है तो मुझे या तो फिर उसे पकड़ना होगा या तो फिर उसके ऊपर होना होगा या तो फिर उस ड्रैगन को ही जमीन पर लाना होगा। वहीं जुनहो ने सियोन को बोला था शैडो ब्रदर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन जुनहो को मिल भी जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि शैडो ब्रदर्स विंसेंट एंड एडवार्ड नाम के 2 प्लेयर्स हैं जो कि अमेरिका से हैं। ये लोग मोस्टली वीआईपीज के साथ देखे जाते हैं और अभी तक इन्होंने 200 सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। ये दोनों बहुत ही स्पेशल केस हैं क्योंकि इन दोनों भाइयों ने शैडो स्किल को अवेकन किया है। ईस्टर्न सी गेट में इन्वॉल्व होने से पहले उन्होंने यही कहा था कि वो सियो जुनहो के साथ तहे दिल से काम करना चाहते हैं। जहाँ रिपोर्टर्स ने पूछा भी था क्या ऐसा इसलिए क्योंकि विक्ट्री तो जरूर होगी, जिस पे शैडो ब्रदर्स बताते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि हम उसे एडमायर करते हैं। वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऐसी ऊंचाइयों को छू रहा है जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। इसी वजह से हम उसकी मदद करना चाहते हैं ताकि कोरिया में कोई भी अनक्लियर गेट न बचे। जुनहो जब सियोन के द्वारा भेजी गई ये सभी इन्फॉर्मेशन देखता है तो वो कहता है मदद की जरूरत तो तुम सबको पड़ेगी। समुद्र के किनारे इल्सान बीच सभी कचरों को साफ कर दिया गया था और वहाँ पर एक बैनर भी लगाया गया था ये बताते हुए कि आगे खतरा है। हम देखते हैं उस दिन का सीन जिस दिन ईस्टर्न सी गेट पर रेड होने वाली होती है, जहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स इकट्ठा हुए थे जिसमें कोरिया के रिपोर्टर्स तो थे ही बट उनसे भी ज्यादा बाकी दूसरे देशों के रिपोर्टर्स थे, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि कई देशों की नजर इस रेड पर है। वहीं ड्योको कहता है जुनहो क्या तुम नर्वस नहीं हो? यार मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। जिसपे जुनहो कहता है वेल मैं भी बहुत नर्वस हूँ। ड्योको कहता है क्या तुम नर्वस हो? पर क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? जुनहो कहता है अरे इस गेम को देखो ना, ये गेम एंड होते होते रह जा रहा है। मैं जैसे ही फाइनल पर पहुंचने वाला रह रहा हूँ तब तक ये खत्म हो जा रहा है या मुझे कोई मार दे रहा है। ड्योको कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं इस गेम की बात नहीं कर रहा, मैं गेट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त कई लोगों की नजर इसी रेड पर है तो तुम इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो रहे हो? जुनहो कहता है देखो मैं ना ही तो डिस्ट्रैक्टेड हूँ और ना ही नर्वस। कम ऑन यार, तुम तो जानते ही हो कि मैंने फ्रोस्ट क्वीन को हराया है। आखिरकार मुझे ऐसे एक मॉन्स्टर से क्या ही खतरा होगा जिसका कोई नाम तक नहीं है। ड्योको कहता है हाँ वो तो है बट इतना बता दो कि तुम अकेले नहीं जा रहे, शैडो ब्रदर्स भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं और क्योंकि सिर्फ तुम 3 ही लोग अंदर जा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वो फिends के साथ काम कर रहे हैं। इधर शैडो ब्रदर्स भी अभी तक वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं जिन्हें की रिपोर्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। वही ड्योको कहता है सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड इतनी आसान नहीं होने वाली, जिसका सबसे बड़ा कारण शायद ये शैडो ब्रदर्स ही होंगे क्योंकि हमें अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये फिends के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, ये बस हमारा एक अंदाजा है। जुनहो कहता है वेल तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो मुझ पर हमला करते भी हैं तो मेरे पास उनके लिए एक प्लान है। जुनहो जब बाहर जाता है तो पहले वो विंसेंट एंड एडवर्ड्स यानी कि दोनों शैडो ब्रदर्स से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करने लगते हैं। वही दोनों शैडो ब्रदर्स जुनहो की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने अकेले ही 2 अनक्लियर्ड गेट्स को क्लियर कर दिया, जिसपे जुनहो कहता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो तीनों अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेट से एंटर करते वक्त विंसेंट को एक ओपनिंग दिखती है जिसकी वजह से वो सोचता है कि शायद वो जुनहो पर हमला कर सकता है, पर अगले ही मोमेंट वो रुक जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि जुनहो के सेंसेस काफी फास्ट हैं, जिसकी वजह से हमला करने से पहले ही उसे पता चल जाएगा और इसी वजह से वो इस मौके को गवा देते हैं। जब वो उस गेट के अंदर एंटर करते हैं तो वो पहुंच जाते हैं एक बड़े से आइलैंड पर। विंसेंट कहता है वो नेमलेस ड्रैगन या जो कुछ भी उसका नाम है वो आखिरकार है कहाँ
मुझे तो यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिख नहीं रहा। हे जुन्हो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? पर तभी उनके ऊपर एक बड़ी सी परछाई मंडराने लगती है और जब वो अपनी नजर ऊपर करते हैं तो उन्हें दिखता है एक बड़ा सा ड्रैगन जो कि उन्हीं तीनों को घूरे जा रहा था। एडवर्ड कहता है, क्या यही नेमलेस ड्रैगन है? साइज में तो ये काफी बड़ा है। खैर ये बताओ जुन्हो, आखिरकार हम इसे हंट कैसे करने वाले हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? बट जैसे ही वो अपने सामने देखते हैं अचानक उन्हें दिखता है कि जुन्हो वहाँ से गायब हो चुका है। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते वो ड्रैगन उन्हीं की तरफ बढ़ पड़ता है। उस ड्रैगन की नजर अपने उन्हीं दोनों शिकार पर थी जिन पर वो कई सारे लाइटनिंग से अटैक करता है, जिसकी वजह से विंसेंट और एडवर्ड ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं जुन्हो एक पेड़ पर खड़े होकर उन्हें देख रहा था, जहाँ वो कहता है, तो अब तुम सब मुझे बताओ, आखिरकार तुम फिंच के साथ काम कर ही रहे हो। इधर लाइटनिंग की वजह से विंसेंट और एडवर्ड ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एडवर्ड अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है, जिसके बाद वो कहता है, मैं इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम जाओ जुन्हो को ढूंढो। विंसेंट कहता है, क्या तुम ये संभाल लोगे? एडवर्ड कहता है, क्या लगता है तुम्हें मैं कौन हूँ? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तुम जाओ उसे ढूंढो और जब वो मिल जाए तो उसे मेरे पास लेकर आना। ये सुनकर ही विंसेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एडवर्ड उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इधर विंसेंट जुन्हो को ढूंढ रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक शैडो दिखती है और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग आए थे इसीलिए वो समझ जाता है कि शायद ये जुन्हो है। विंसेंट कहता है, हे तुम इधर देखो, इस वक्त बड़े भाई उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो इसीलिए चीजों को ज्यादा कठिन मत करो, बस हमारे साथ चलो। विंसेंट उस शैडो पर हमला करता है पर तभी उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो एक शैडो ही है, जिसके बाद उसे महसूस होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा है, एक ऐसा शिकारी जो कि उसे हंट करने के लिए तैयार हो। तभी हम विंसेंट के पीछे देखते हैं जुन्हो को, जो कहता है, तो तुम सच में फेंट से ही हो, कितनी शर्म की बात है ये। विंसेंट कहता है, सी यू जुन्हो, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जुन्हो कहता है, मैंने इंग्लिश में कहा तो तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए, तुम फेंट्स हो, तो इसी वजह से नाटक करना बंद करो। विंसेंट कहता है, वेल ये तुम गलती कर रहे हो, तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम पर हमला किया, पर पहले तुमने हमें धोखा दिया, तो ये काफी जायज बात है। जुन्हो कहता है, जो झूठ है वो तो झूठ ही है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, कैसा रहेगा कि पहले तुम अपनी उन लाल आंखों को छुपाओ, वो लाल आंखें जो कि फेंट्स के पास होती हैं। विंसेंट सोचता है, कैसे? क्या मैंने इस पर अपना कंट्रोल खो दिया? वहीं यही बात जुन्हो भी पूछता है, जिसपे विंसेंट कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अगर ये बात पता कर लो तो मैं डर जाऊंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा? जुन्हो कहता है, वेल ये तो डरपोकों वाली हरकतें होंगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी विंसेंट वहाँ पर अपनी शैडोज का इस्तेमाल करता है, डेमन क्लैंस, जो कि बहुत ही मुश्किल से गेट्स में अपीयर होते हैं, पर अगर तुम उन्हें मार देते हो और उनके खून को पी जाते हो तो फिर तुम बनते हो फेंट, जिसके बदले में तुम्हें ताकत के साथ साथ बहुत ही वॉयलेंट नेचर भी मिलता है। विंसेंट हमला करते हुए कहता है, चलो कैसा रहेगा पहले मैं तुम्हारी उन बेकार सी टांगों को ही काट दूं, जिसके बाद तुम उनका इस्तेमाल ना कर पाओ। बट तभी जुन्हो इस्तेमाल करता है अपनी स्किल और कहता है, नाइट वॉक, और वहाँ से गायब होकर अपनी डार्कनेस के थ्रू विंसेंट के पीछे आ जाता है। विंसेंट जब अपने पीछे हमला करता है तो जुन्हो वहाँ से गायब हो जाता है और विंसेंट के चारों तरफ मडराते हुए उसे हॉन्ट करने लगता है। दूसरी तरफ एडवर्ड उस ड्रैगन से लड़े जा रहा था अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से, पर क्योंकि वो ड्रैगन बादलों में ही छुपा जा रहा था इसी वजह से एडवर्ड ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है, जिसपे एडवर्ड पूछता है, तुम अकेले क्यों हो? जुन्हो कहाँ पर है? जिसपे विंसेंट कहता है, वो एक्चुअली उसके बारे में कुछ तो अजीब है, वो जानता है कि हम फेंट्स हैं और ये भी जानता है कि हम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मुझे मिला भी नहीं। वो कमीना हमसे अपनी ताकत छुपा रहा था, उसकी असली ताकत हमने जितनी सोची थी उससे ज्यादा है। एडवर्ड कहता है, अगर सच में वो इतना ताकतवर है तो तुम उससे बचे कैसे? विंसेंट कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, वो ताकतवर है। जिस पे एडवर्ड कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम उसके जाल में फंस गए, अगर सच में वो ताकतवर होता तो वो तुम्हें कभी भी छोड़ता नहीं। खैर जो भी हो, हमने उसे मिस कर दिया है, तो फिलहाल के लिए उसे भूल जाओ और इसमें मेरी मदद करो, मैं इसका ध्यान भटाता हूँ, तब तक तुम इस पर हमला करना। विंसेंट कहता है, क्या सच में ये ड्रैगन इतना ताकतवर है? जिस पे एडवर्ड बताता है, ये सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, क्योंकि इस पर मैं ग्राउंड अटैक्स कर नहीं पा रहा हूँ, उनका इस पर कोई इफेक्ट हो नहीं रहा है। पर ड्रैगन्स का एक वीक स्पॉट होता है जिसे रिवर्स स्केल कहते हैं और हमें इसी का फायदा उठाना है। जिसपे विंसेंट कहता है, ठीक है, मैं शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। इधर वो ड्रैगन एक काफी पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है, जिसे विंसेंट और एडवर्ड बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाते हैं, बट इसमें एडवर्ड के कई सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। वहीं एडवर्ड के मुंह से भी खून निकलने लग रहा था और उसे यकीन भी नहीं होता है कि सिर्फ एक हमले ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी। एडवर्ड जख्मी हालत में कहता है, फिलहाल मेरी फिक्र मत करो, अपने गोल पर फोकस करो। और तभी विंसेंट शैडोज का एक वेपन बनाते हुए उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, जो कि सीधे जाके उस ड्रैगन के हेड पर लगता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन कुछ समय के लिए नीचे गिरने लगता है। विंसेंट शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन के ऊपर तो आ गया था, बट अभी उसे ड्रैगन के हेड तक पहुंचना था, जो कि उससे काफी दूर था। पर काफी मेहनत करने के बाद उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर उस ड्रैगन का वो स्केल है। पहले वो उसे हटाता है, जहाँ पर उसे एक हल्की सी लाइटनिंग की स्पार्क दिखती है,
बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उस पर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक हो जाती है। विंसेंट काफी जख्मी हालत में जमीन पे आके गिरता है और कहता है, भाई हमारी लग चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। एडवर्ड कहता है, क्या बकवास की बातें कर रहे हो तुम। वहीं वो ड्रैगन भी अब काफी भड़क चुका था क्योंकि उन दोनों ने उसके वीक पॉइंट पर अटैक करके उसे काफी नाराज कर दिया था। इसी वजह से वो भी अब पूरी ताकत के साथ हमला करना शुरू करता है। इधर जुनहो, जो कि ये सब कुछ एक पेड़ पर खड़े होकर देख रहा था, वो सोचता है, ऑफ कोर्स ये लोग उस स्किल को समझ नहीं पाए और जो डैमेज वो उस ड्रैगन को देने के लिए गए थे वो खुद ही लेकर आ गए। वो जो पहले कभी ड्रैगन से नहीं लड़े, वो जाहिर सी बात है कि ये मिस्टेक कर ही देते हैं क्योंकि असली में उसका स्किल वीक पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक ड्रैगन का रिवर्स स्किल उसका वीक पॉइंट होता है जिसके बारे में ये पता नहीं कर पाए। और अगर तुम उसके करीब जाते हो तो ड्रैगन एक खतरे का एहसास करता है जिसके बाद वो और भी भड़क जाता है। जुनहो समझ जाता है कि अगर ये ड्रैगन इतना भड़का हुआ है तो शायद उसके आइटम्स काम ना है, इसीलिए वो निकालता है टेम्पेस्ट को और कहता है, कमीने फिंड्स, इतनी आसानी से मरना मत, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए ताकि मैं अपना अटैक लॉन्च कर सकूं। इधर वो ड्रैगन कई सारे लाइटनिंग स्पीयर से उन पर अटैक किए जा रहा था, जहां अब वो दोनों सिर्फ उन अटैक से बचने की ही कोशिश कर रहे थे। और अब जाके उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने हार मान ली थी और अपनी मौत को स्वीकार लिया था। बट तभी अचानक आसमान में वो ड्रैगन चीख पड़ता है क्योंकि उसकी आंखों पर किसी ने हमला कर दिया था। इधर वो दोनों समझ जाते हैं कि शायद ये जुनहो हो, क्योंकि अगर वो लोग मर जाते हैं तो जुनहो के लिए भी इस मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल होगा। इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर यानी कि नेमलेस ड्रैगन को आसानी से अकेले हरा सके। तो आखिरकार ना चाहते हुए भी इन तीनों को एक साथ काम करना ही पड़ा। एडवर्ड कहता है, अगर ये ऐसे ही हमला करता रहा तो ड्रैगन का फोकस उस पर हो जाएगा और यही हमारा मौका होगा, तो हमें बस थोड़े समय और बच कर रहना है। वो ड्रैगन दोबारा विंसेंट और एडवर्ड पर हमला करता है जिसे ऑब्वियसली वो बचने की ही कोशिश कर रहे थे। वहीं जुनहो कहता है, इन कमीनों को देखो, ये उस अटैक का काउंटर करने की बजाय वहाँ से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये सभी उस ड्रैगन का ध्यान मेरी तरफ करना चाहते हैं। खैर अब है अंतिम पड़ाव का, अब मैं वो हमला करूंगा जिससे कि ये लड़ाई खत्म होगी। जुनहो अगेन अपनी टेम्पेस्ट से अटैक करने के लिए रेडी होता है, जहाँ वो उस टेम्पेस्ट में अपनी डार्कनेस का भी इस्तेमाल करता है ताकि ये हमला बेकार ना जाए। और जैसे ही उसका अटैक रेडी होता है वो बिना एक भी मूवमेंट वेस्ट किए उस अटैक को लॉन्च कर देता है, जो अटैक सीधे पहुंचता है आसमान में। जुनहो टेम्पेस्ट को अपने इन्वेंट्री में वापस रखता है और कहता है, क्या अब मुझे इन चूजों को मारने के लिए चलना चाहिए। इधर हमले से बचते हुए विंसेंट सोचता है, वो कमीना आखिरकार उसने हमले करना बंद क्यों कर दिया। तभी जुनहो उनके सामने आ जाता है और कहता है, अरे ये देखो, तुम सभी मिलकर तो मुझे हंट करने वाले थे पर यहाँ पर तो बाजी ही पलट गई। विंसेंट कहता है, बेवकूफ कहीं के, तू सनकी है क्या, आखिरकार अभी तक था कहाँ। वही एडवर्ड कहता है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना था, जिसपे जुनहो कहता है, मैंने किया तो। एडवर्ड कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, अभी तक कुछ तो हुआ नहीं। और तभी हम देखते हैं उन एरोस को जिन्हें जुनहो ने अभी शूट किया था। उन एरोस की ट्रेजेक्टरी चेंज होती है और एक वाप के थ्रू वो सभी एरोस आसमान के ऊपर से ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं, जिसका अंदाजा उस ड्रैगन को भी नहीं था क्योंकि उस ड्रैगन ने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पर ऊपर से हमला कर देगा। और इसी वजह से वो ड्रैगन खुद को डिफेंस नहीं कर पाता और मरकर वही जमीन पर गिर पड़ता है। इधर उस ड्रैगन को मरा देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो उस ड्रैगन को एक स्क्रैच तक नहीं मार पाए और इसने सिर्फ एक अटैक में उसे खत्म कर दिया। जुनहो कहता है, क्या हुआ, मजा नहीं आया, तुम सब तो इम्प्रेस हो गए होगे। सच बताऊं तो मेरे हाथ में इस वक्त जो टेम्पेस्ट है वो एक कमाल की धनुष है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कालसाइनर इसके पीछे क्यों पड़ा है। एडवर्ड कहता है, देखो हमने तुम्हारी फाइट में मदद की तो इस मामले को बातचीत से खत्म करते हैं। विंसेंट कहता है, तुम्हें तो पता ही है ना कि हम लोग बस छोटे मोटे गुंडे हैं बस, और कुछ है नहीं, तो लड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और वैसे भी हम इसके बदले में तुम्हें जानकारियां दे सकते हैं, तो हमें जाने दो। जुनहो कहता है, पहाड़ में जाओ तुम सब, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नेगोशिएट करने में। जुनहो ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इन दोनों ने काफी कुछ देख लिया है। इन्होंने ये देख लिया है कि जुनहो सोर्ड्स की बजाय एरोस का भी इस्तेमाल करता है और बोस का भी, साथ में ही जुनहो के पास ही टेम्पेस्ट है और जुनहो डार्कनेस स्किल का भी इस्तेमाल करता है, तो इसी वजह से जुनहो इन्हें जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वहीं वो दोनों भी समझ जाते हैं कि बातचीत से ये मामला खत्म नहीं होने वाला, इसी वजह से वो जुनहो पर हमला कर देते हैं। विंसेंट पागलों की तरह हमला करते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि हम इतनी आसानी से मर जाएंगे। बट तभी जुनहो उसकी गर्दन काट देता है। एडवर्ड भी बहुत ही गुस्से में जुनहो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जुनहो अपनी स्वॉर्ड उसके पेट के आर पार कर देता है। एडवर्ड कहता है, आखिर कैसे, तुमने ये कैसे किया। जुनहो कहता है, अगर सच में पुनर्जन्म का अस्तित्व है तो तुम सभी कीड़ों का अगला जन्म पछतावे में ही बीतेगा। और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो गाइस, अगर चैनल पर न्यू हो तो एक लाइक के साथ कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड एक चीज मैं बता दूं कि इस सीरीज के अभी 100 से भी ज्यादा चैप्टर्स अवेलेबल है, तो मैं तो इसे पूरी तरह से कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आगे बहुत कुछ है। और अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो अब तक तुम्हें यह पता चल ही गया होगा कि ये सीरीज खुद को रोकती नहीं है, मतलब ये अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, क्योंकि इसी वीडियो में तुमने देख लिया होगा कि कैसे ये अमेजिंग
अमेरिका, इंडिया, इन सभी कंट्रीज को मैनेज करके चलती है। और अभी आगे तो बहुत कुछ है, जैसे कि नए बॉस मॉन्स्टर्स, मैजिक, फेंट्स, गिल्ड्स, गेट्स, इवन दूसरी कंट्री के भी अनक्लियर्ड गेट्स और भी बहुत कुछ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी 7000 लाइक एंड 1000 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मुझे इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। बाकी तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।